सबको मेरी राम राम जी सर। Yes, जय afternoon. हो आ रही जय है हो सर, जय आ रही है। Good afternoon, सर sir. नजर नहीं आ रहे कई दिन से, क्या बात है? वेरी गुड आफ्टरनून। सर कहाँ थे आप, कैसे हो? मैं एकदम क्या बढ़िया हाल है हूँ सर? एकदम। सर मिस सर कर रहे थे बहुत सर दिन आपको बाद बहुत। मिले। हाँ हाँ, मैं बहुत दिनों लॉन्ग बाद। टाइम नो सी सर। हाँ, 3-4 दिन हो गए हम लोग मिले नहीं। सर छुट्टी का कारण क्या था? छुट्टी का कारण, छुट्टी का कारण बस से यार याद नहीं है। शादी में गए थे सर। जी जी। शादी में गए थे। नहीं 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 नहीं, कुंभ नहाने गया था। अरे मजाक कर रहा हूँ। कुछ नहीं बच्चों, शिफ्ट होना था मुझे, है ना, तो इस वजह से नहीं आ कहाँ पाया शिफ्ट मैं। हो गए आप? सर चल, बहुत ही दिनों में दिखो आज। हाँ बहुत दिनों बाद दिख रहे हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। और कहाँ शिफ्ट हो गए सर? अ, थोड़ा बच्चों हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मेरा जो इंटरनेट है आज थोड़ा सा वीक है। तो अगर कहीं बीच में ऐसा लगे कि फ्लक्चुएट हो रहा है और कोई चीज़ आपको समझ में ना आए तो घबराना नहीं है, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस चीज़ को वापस से एक्सप्लेन करूंगा। बट पिछले ओके सर। हाँ चल तो रहा है ठीक ठाक, लेकिन अगर कुछ इशू आता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ें फिर से, ठीक है। ओके सर। आइए शुरू करते हैं गुड बच्चों। आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो सर। सर आप बढ़िया बढ़िया, एकदम अच्छा हूँ बच्चों। सर आप कहाँ पे शिफ्ट हो गए हो? मैं कहाँ शिफ्ट हो गया हूँ? मैं जहाँ रहता था शहर वही है, बस जगह बदल गई, थोड़ा दूर आ गया हूँ जहाँ पहले रहता था। कहाँ एड्रेस रहते बता सर? दीजिए, मिलने आएंगे। पुणे। सर पुणे रहते थे ना? सर आइडिया से बता दीजिए। जी। एड्रेस। एड्रेस, एड्रेस पुणे है। कभी आप लोग आइए तो बताइए, बिल्कुल मिलते हैं हम लोग। ठीक, शुरू करते हैं बच्चों कहानी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया था, तो उसी को बच्चों कंटिन्यू करेंगे। एक आप लोग को ग्राफ पढ़ाना है मुझे, तो उसी में जहां हम लोग कर रहे थे उसी में आगे कंटिन्यू करके लिखिए। हेलो सर। बताइए बेटा। सर मेरी फ्रेंड का बर्थडे, उसको विश कर दो। फ्रेंड का बर्थडे आपके? क्या नाम है आपके फ्रेंड का यस बर्थडे? सर। यसी सर, फ्रेंड यसी। का क्या नाम है? यशी। यसी। यशी। सर यशी मयंक जी, मलिक का बर्थडे है सर आज। आफ्टरनून सर। मयंक मलिक। वेरी गुड आफ्टरनून। यशी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, और जरूर सर, अपने मयंक फ्रेंड मलिक को का बर्थडे पार्टी है सर। दीजिएगा जिन्होंने। सर आप चेंज सर वो चेंज आज लग रहे नहीं हैं। आई है। भावना का भी बर्थडे है। सर मयंक मलिक। सर वो लाइव देख रही है, आई नहीं है आज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। मलिक साहब जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की, अगर है सच सर में। भावना का भी बर्थडे है। भावना जी, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भावना थैंक जी। यू सर। सर आप चेंज लग रहे हैं आज। थैंक यू सर। चेंज लग रहा हूँ? सर आज सर आप मैम से कम मिल पाओ सर, मतलब आज सर मस्त लग रहे हो आप। स्टूडियो हेयर भी बड़े हो गए। अच्छे लग रहे हो। हाँ, सर आप स्टूडियो भी थोड़ा अच्छे चेंज लग हुआ है। सर आप छोटे क्यों सर लग आपका रहे हो? आज सर लुक अलग लग रहा हमारी है क्लास थोड़ा। में सर सर विकास आपकी सैनी का एज बर्थडे छोटी है। हो गई क्या? एज छोटी हो जाए तो क्या ही है, हाइट पता नहीं यार, ये बोर्ड नहीं, जो height सेटअप है लग नहीं। रहा है थोड़ा सा ऊपर हो गया है। ऐसा लग रहा है क्या बच्चों, बोर्ड थोड़ा सा सर ऊपर है? चेंज लग रही है पूरा। नहीं सर आप पूरे ही चेंज लग रहे हैं सर, छोटे हो गए हो आप। छोटे हाँ, ये मे बी नहीं, सर की मैं बॉडी मेरी बड़ी हाइट बन गई। बिल्कुल हाइट जबरदस्त में है, नहीं, लेकिन हाइट में नहीं बोर्ड सर, थोड़ा एज सा में ऊपर छोटे है। लग रहे हो। बदले बदले से लग रहे हो बहुत। हाँ, ये एक्चुअली ये जो आपके लाइटिंग थी, हेयर भी बड़े हो गए। हाँ बाल बड़े हो गए, इनको कटवाना। एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ बियर्ड भी से आ मेरे गई बाल सर, कम हो रहे हैं, दाढ़ी भी आ गई, दाढ़ी। तो ये स्ट्रेटजी आपके ऐसी है hair- कि बाल सर बड़े अच्छे रख लग के रहे हो। वो ढकने की कोशिश की जाती है, पर नाकामयाब हो रहा हूँ नहीं सर, लगातार। अच्छे लग रहे हो, ऐसे रहने सर देना। आपका बाइसेप्स लक्षित बहुत मलिंगा तगड़ा सर दिख रहा आपके है, हेयर ना बाइसेप्स बहुत सर प्यारे थोड़े लगते हैं। कमजोर भी हो। सर लक्षित मलिंगा लसित मलिंगा। सर आपके हेयर ना बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। हाँ थैंक यू सो मच। चलिए आइए बच्चों, तो अगली हेडिंग डाल दीजिए, ग्राफ। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो डालिए हेडिंग ग्राफ। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ देखते हैं बच्चों। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको देने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको ग्राफ एज इट इज दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर आ जाता है तो आप लोगों को बस पिक करने के लिए बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा ग्राफ रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ इनमें से क्या कौन सा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब तक रिफ्रैक्शन होता है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ इस तरह से चेंज होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। और जब क्रिटिकल एंगल पहुंच जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता जाएगा। और क्रिटिकल एंगल आने पे, ठीक है, क्रिटिकल, ये आपका क्रिटिकल एंगल है, ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो जाता है क्रिटिकल एंगल के। और अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो ग्राफ फिर यहां से स्ट्रेट नीचे आता है कुछ इस तरह से,
ठीक है, तो बच्चों नोट कर लीजिए, यहाँ पे आई बराबर लिख दीजिएगा π/2। ठीक है, आप जीरो से लेकर I0 से लेकर 90 डिग्री तक ही चेंज कर सकते हैं। तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, बीच में ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ सर्कल है बच्चों और यहाँ पे डॉट है, मतलब लेफ्ट हैंड की लिमिट डिफाइन नहीं है, राइट हैंड से लिमिट डिफाइन है। तो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे डॉट है। कुल मिला के कुछ ऐसा ग्राफ अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ बताइए, तो रिफ्रैक्शन के लिए कुछ इस तरह से दिखेगा, नोट कर लीजिए। कर लिया सर। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ TIR। बच्चों आप लोग बताइए, ये तो छोटी क्लासों में हम लोग पढ़ते हैं, अगर किसी के दिमाग में कुछ आ रहा सर होगा। ऑप्टिकल फाइबर में। वेरी गुड, ऑप्टिकल फाइबर में यूज करते हैं, एब्सोल्युटली। और कुछ बताना चाहेंगे बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ TIR, पहला बहुत बढ़िया, ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है, यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वैसे बच्चों ये कैसे ऑप्टिकल फाइबर में किस तरह से यूज होता है, कुछ बताना चाहेंगे इसमें आप लोग? अटक गए सर आप सर वीडियो अटक गया। बस सर अटक गए हो आप। हाँ हाँ, अब मैं वापस आ गया हूँ, अभी भी लैग कर। यस सर आ गए सही सर, आ गया वापस, आ गए सर, यस सर ठीक सर आ गए आप। ठीक। हाँ, तो एक तो इन्होंने बहुत बढ़िया बताया बच्चों कि ऑप्टिकल फाइबर में हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है बच्चों ऑप्टिकल फाइबर, अगर कोई और कुछ बताना चाहे? सही है, TIR यूज होता है ऑप्टिकल फाइबर में। कोई कुछ बताना चाहेगा बच्चों इसमें? फिर एंडोस्कोपी जब करते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल, एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। जब एनर्जी एंडोस्कोपी ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है, व्यू लेने के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल। देखिए ऑप्टिकल फाइबर का जनरली जैसे हाई स्पीड इंटरनेट कहीं पे यूज होना है तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाते हैं आजकल, है ना। तो आप लोग सुन रहे होंगे जियो फाइबर और वेरियस कंपनीज हैं अब जो ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं कि आप हमारा प्लान लीजिए, यहाँ पे फाइबर नेटवर्क है। तो कारण उसका ये है कि वो ऑप्टिकल फाइबर वायर बिछाते हैं। क्यों ऑप्टिकल फाइबर वायर नॉर्मल कॉपर वायर से किस तरह से अच्छे हैं कि इनमें एक बार एनर्जी एंटर होती है ना, जो भी इंफॉर्मेशन एंटर होती है वो बार बार TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते और दूसरे एंड पे पहुंचती है। तो आपको पता है TIR में कुछ एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जितनी एनर्जी गिरेगी उतनी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो दूसरे मीडियम में कुछ पहुंच नहीं पाती है। तो जितनी आप एनर्जी इनपुट करेंगे दूसरे सारी की सारी एनर्जी दूसरे एंड पे मिल जाएगी, दूसरे अगर कुछ यूज करेंगे तो वहां पे थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है। तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर से बेहतर आपको इंटरनेट स्पीड मिलती है। और बच्चों कुछ बताना चाहेंगे आप इसमें? एक तो ये एप्लीकेशन हो गया, दूसरा स्पार्किंग ऑफ डायमंड। बहुत बढ़िया, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। इसका बच्चों क्या कारण हो सकता है? सर इसमें जो हम लोग का लाइट इंसिडेंट जो करता है ना वो उसी डायमंड में रह जाता है, 2.4 उसकी होती है, तो उसी में लगातार घूमता रहता है, जिसकी वजह से सर वो चमक हम लोग को लगता है कि स्पार्क कर रहा है, चमक रहा है। राइट। तो इसका चूंकि बहुत बढ़िया बताया कि क्रिटिकल एंगल जो डायमंड का है ना बच्चों, तो आपको पता है कि दो मीडियम डिसाइड कर दिए तो उनका क्रिटिकल एंगल डिसाइड हो जाता है। तो डायमंड जिस मटेरियल का बना होता है, आप अगर उसको एयर में रखेंगे तो इसका क्रिटिकल एंगल लगभग 24 डिग्री निकल के आता है, जो कि काफी छोटा एंगल है 24 डिग्री। तो जो भी रे इंसिडेंट होगी डायमंड में, मान लीजिए ये रे इंसिडेंट हुई और इंसिडेंट होके अंदर चली गई, सर वो एक ही फेस से निकलता है ना, मतलब रिफ्लेक्ट आउट होता है। क्या बेटा? सर जितना भी इसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है वो फिर एक ही फेस से निकलते हैं ना। एक ही फेस से निकलता है। देखिए मैं बता दूं थोड़ा सा कि जैसे आप इंसिडेंट होगा, रिफ्रैक्ट होके अंदर पहुंचेगा, ठीक है। अब ये डेंसर मीडियम है डायमंड और बाहर एयर है, रेयर मीडियम है। तो जब रे इस वाले फेस से टकराती है तो चूंकि क्रिटिकल एंगल बहुत कम है तो ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बार बार 24 डिग्री से ज्यादा ही होगा। तो रे बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही ट्रैप रह जाती है और मल्टीपल TIR करके रे बाहर आती है। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अंदर कोई चीज है जो अंदर चमक रही है, ठीक है। तो उसका कारण है कि ये रे ही अंदर बाउंस बैक होती रहती। कारण ये है कि क्रिटिकल एंगल बहुत कम है डायमंड और एयर इंटरफेस के लिए, तो हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल को एक्सीड कर जाता है। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। कोई और बच्चों को कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? दो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन आप लोगों ने बताए। एक सर मिराज हो जाएगा सर। मिराज फॉर्मेशन, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा बच्चों में बताता हूँ मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है। अच्छा बच्चों, मिराज फॉर्मेशन कहाँ पे, मतलब जैसे कैसे हो गया मिराज फॉर्मेशन, कैसे हो गया? सर चलिए ये मैं सर हाँ
डिजर्ट सर ऐसे रोड पे देखा जाता है सर, जैसे रोड पे लॉन्ग ड्राइव दिखा जो लंबे लंबे हाईवेज होते हैं ना उस पे देखा जाता है, डेजर्ट में और डिजर्ट में देखा हाँ जाता है सर। बिल्कुल, आप रेगिस्तान में सब चले देखा जाता जाइए, है। बहुत लंबी रोड हो, है ना, या फिर तो उसमें क्या लगता है कि थोड़ी दूर पे आगे पानी है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। उसका कारण क्या है मिराज फॉर्मेशन का, कि मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पेड़ या कोई चीज है, ठीक है, तो होता क्या है बच्चों की, एक तो डायरेक्ट आप तक रेस पहुंचती हैं, ठीक है, एक तो आप डायरेक्ट देख पाओगे पेड़ को, है ना, और दूसरा क्या होता है कि एक टीआईआर के बाद रेस पहुंचती है, दूसरी रेस कुछ इस तरह से पहुंचती है, ठीक है। ये जो रे पहुंच रही है टीआईआर, क्योंकि नीचे चूंकि गर्मी है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एयर रहती है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। ऊपर वाली एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो रे डेंसर से रेयर जाती है, यहाँ पे टीआईआर होके वापस पहुंचती है। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको लगता है कि रेस जो है वो नीचे से कहीं से आ रही है, तो इसको कुछ ऐसा उल्टा एक ऑब्जेक्ट दिखता हुआ लगता है। तो अब हमारा दिमाग हमें क्या कहता है कि यार यहाँ पे चीज उल्टी दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पे पानी होगा तभी उसकी इमेज बन रही है। तो एक्चुअल में यहाँ पे कुछ होता नहीं है, वो टीआईआर की वजह से हमें ऐसा उल्टा दिखता है। एक और बच्चों इसी तरह का कॉन्सेप्ट है, अगर कुछ बताना चाहें आप लोग, मिराज फॉर्मेशन की तरह एक और है, किसी के दिमाग में आ रहा हो अगर, ऑप्टिकल लूमिंग का नाम सुना है क्या बच्चों कभी आप लोगों ने? ऑप्टिकल लूमिंग, नहीं सर। ठीक है, नहीं सुना सर। ऑप्टिकल लूमिंग। तो ऑप्टिकल लूमिंग जैसे आप कभी बीच पे जाएं, है ना, और काफी बड़ी नदी हो या समंदर हो, तो उसमें हमें ऐसा दिखता है कि जो बहुत दूर शिप है तो लगता है कि हवा में लटकी हुई है वो शिप, है ना, ऐसा नहीं लगता कि पानी पे है, वो ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठी हुई लगती है। उसको हम लोग ऑप्टिकल लूमिंग बोलते हैं। लूमिंग मतलब लटके रहना जगह में कहीं पे, तो ऑप्टिकल लूमिंग कहते हैं। उसका कारण ये है कि जैसे मान लीजिए दूर कहीं पे शिप है, कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो जो शिप से रेज आएंगी वो कुछ इस तरह से ऑब्जर्वर तक पहुंचेंगी, ठीक है, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि शिप यहां पे है, ठीक है, तो इसका भी कारण टीआईआर है। तो यहां पे डेंसर एयर नीचे रहती है, चूंकि ब्रीज सी ब्रीज रहती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ठंडा रहता है जो सी के पास है, और ऊपर जैसे जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाता है ना, तो कुछ रे इस तरह से यहाँ पे टीआईआर होगा और ऑब्जर्वर तक पहुंचती है, तो ऐसा लगता है कि शिप हवा में कहीं पे लटकी हुई है। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल लूमिंग, ठीक है। तो ये 3-4 एप्लीकेशन है बच्चों, आप इनको नोट कर लीजिए। अरे मिराज वाला एक और बार बता दो। किसका बेटा? मिराज। मिराज फॉर्मेशन। देखिए मिराज फॉर्मेशन में क्या होता है कि दो रेज आती हैं ऑब्जर्वर की आंखों में, ठीक है, एक तो है जो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट आती है, मान लीजिए यहाँ पे ये पेड़ है कोई, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो एक तो रे डायरेक्ट आती है ऑब्जर्वर की आंखों में, है ना, यहाँ से पढ़ के डायरेक्ट ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी, ठीक है। दूसरी रे आती है टीआईआर करके, है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे दूसरी रे पहुंचती है। क्यों ऐसा टीआईआर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखिए जो एयर सरफेस के पास जो हवा है, टेम्परेचर चूंकि वहां ज्यादा है, तो इस एयर का जो कि सरफेस के पास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, तो हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रे लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आती है, डेंसर से रेयर आती है, और टीआईआर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रे ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, तो इस ऑब्जर्वर को लगता है, चूंकि हमारा परसेप्शन क्या है कि लाइट सीधे रास्ते पे चलती है, स्ट्रेट पाथ, तो ऑब्जर्वर को लगता है कि यहां से रे ना आके रे यहां से आ रही है, ठीक है, तो उसको उल्टी इमेज दिखाई देती है पेड़ की, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी उल्टी इमेज दिखाई देगी। तो अब हमारा दिमाग इस चीज का क्या एक्सप्लेनेशन देता है? मिराज फॉर्मेशन तो ठीक है, पर हम लोग उतना, मतलब हमारा दिमाग नहीं समझ पाता मिराज फॉर्मेशन, तो हमारा दिमाग इसका एक्सप्लेनेशन देता है कि ये पेड़ उल्टा इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बीच में कहीं पानी भरा होगा, तो दूर से हमें देखने में ऐसा लगता है कि पानी है, पर कुछ होता नहीं है, ठीक है, वहां पे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को मिराज फॉर्मेशन कहते हैं, और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। ऑप्टिकल लूमिंग, है ना, इसमें उल्टा होता है, यहाँ पे सरफेस यानी सी ब्रीज की वजह से यहाँ पे जो वाटर के पास एयर है उसका टेम्परेचर रिलेटिवली कम होता है, कम है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाता है, तो डेंसर से रेयर रे जाती है, यहाँ पे टीआईआर होता है और ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती है, और हमें परसेप्शन है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ पे चलती है, तो हमें जो ये शिप है एक्चुअल में पोजीशन ये है, पर चूंकि रेज ऐसे बेंड हो गई तो हमें लगता है कि शिप इधर है और उससे रेज आ रही हमें, तो हवा में लटका हुआ शिप लगता है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल लूमिंग। तो इसका जस्ट ऑपोजिट है ऑप्टिकल लूमिंग। यहाँ पे सरफेस पास एयर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे सी ब्रीज की वजह से टेम्परेचर कम है,
एयर का। तो जो ये 3-4 एप्लीकेशन आप जरूर लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। डन है बच्चों, बढ़े आगे। चाहिए सर हल्का सा। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक सर ठीक। सर बोलिए बेटा। डन सर। डन। ठीक। एक और बच्चों थोड़ा सा मैं इसका टीआईआर का एक और एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। कई बार हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करके ना इमेज फॉर्म कर सकते हैं और सेम साइज की इमेज फॉर्म कर सकते हैं प्रिज्म को यूज करके। थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाता हूँ, देखिएगा। ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक है बच्चों। अब ये जो ग्लास है, क्राउन ग्लास, इसका क्रिटिकल एंगल होता है 41 डिग्री, ठीक है ना। आप अगर इसको एयर में रखेंगे तो इसका क्रिटिकल एंगल है 41 डिग्री। अब जो रेज हैं जो ऑब्जेक्ट ए से निकलेंगी, ठीक है, वो रेज जाके टकराएंगी इससे प्रिज्म से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ठीक है। ये दोनों एंगल 45 डिग्री है, 90 डिग्री। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, अगर आप लोग कोई बताना चाहें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस के लिए कोई बताना चाहे अगर। 45 होगा। 45 होगा। अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो रे बाहर चली जाएगी या रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम मीडियम में? रिफ्लेक्ट कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। रिफ्लेक्ट कर जाएगी सेम मीडियम में, है ना। तो ये ऐसा करके रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और चूंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो दोनों एंगल 45 डिग्री होंगे। अब इसको 45 डिग्री होना पड़ेगा, तो रेज ऐसे सीधी जाएंगी, है ना। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, सीधे निकल जाएगी। सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे ए पॉइंट था, वो आपको ए पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो वो ए पॉइंट को देख पाएगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट की इमेज मिल जाएगी। बी पॉइंट के लिए बच्चों अगर आप देखेंगे तो बी पॉइंट के लिए सेम सिनेरियो है, जाके रे टकराएगी। क्रिटिकल एंगल 41 डिग्री है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रे ऐसे यहाँ पे बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बी पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वही है आपका क्या जो इमेज की 180 डिग्री ऐसे दो प्रिज्म लेके यूज करके बनाते थे? हाँ, कुछ नहीं सर। तो ये कुछ इस तरह से आपको इमेज मिल जाएगी। अच्छा, इसका फायदा क्या है बच्चों कि जैसे आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप कुछ लगा देंगे या फिर आप यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, ठीक है। अब फायदा क्या है बच्चों कि एक तो इमेज रोटेट हो गई, आप देख रहे हैं ना, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गई, रोटेट हो गई है। और दूसरी चीज क्या है कि साइज सेम है ना, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो ये बच्चों आप नोट कर लीजिए। ये रेडियस ऑफ विजिबिलिटी का केस है ना? हाँ, रेडियस ऑफ विजिबिलिटी, रेडियस ऑफ विजिबिलिटी क्या होता है बेटा? जैसे मतलब अगर कोई लड़का है या पर्सन है, वो अपने आप को देखता है सर, उधर से मतलब जा रहा है, तो उसमें हम लोग निकाल सकते हैं कि कितनी रेडियस पे ना उसकी इमेज आएगी। वो फील्ड ऑफ व्यू हम लोग किए थे ना उसको प्लेन मिरर में,
वो फील्ड ऑफ व्यू था ना। अच्छा। तो ये भी एक डन टीआईआर सर। टीआईआर का ये भी एक एप्लीकेशन है बच्चों कि आप इमेज को प्रिज्म की मदद से आप जो ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट कर सकते हैं और सेम साइज की आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, चलिए बाकी इसमें कुछ और केसेस हैं बच्चों, जब प्रिज्म करेंगे तो थोड़ा सा और इस पर डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा सा बेसिक केस था तो मैंने आपको बता दिया। प्रिज्म पढ़ेंगे तो इसके 2 केसेस और हैं, वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। रुक जाइए सर, रुक जाइए 1 मिनट। लिखिए लिखिए लिखिए। अंकल से कौन है ऐसे गंजे? हो गया सर, हो गया। अगली हेडिंग डालिए, लैटरल शिफ्ट। बच्चों ये टीआईआर से रिलेटेड नहीं है, ये ग्लास स्लैब है उससे रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ कि लैटरल शिफ्ट होती क्या है। अगर आप में से कोई जानते हो लैटरल शिफ्ट बताना चाहें तो फील फ्री, कुछ किसी को पता हो। साइड वाइज शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल, है ना। देखिए लैटरल शिफ्ट क्या है कि मान लीजिए बच्चों रे कुछ ये इस तरह से कुछ इंसिडेंट रे है। ठीक है, इंसिडेंट रे है और इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे गिरती है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है, और जो रे का ओरिजिनल पाथ था या आप रे की ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखेंगे ना तो ये ओरिजिनल रे का पाथ था। ठीक है, अगर बीच में ये ग्लास स्लैब नहीं आती तो रे इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे चली जाती। बिकॉज ऑफ ग्लास स्लैब अब जो रे का पाथ है वो ये है, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और फिर ये एंगल ऑफ, फिर ये आपकी रे हो गई। ठीक है, तो जितना रे अपने पाथ से डेविएट हो जाती है ये कहलाता है लैटरल शिफ्ट। ठीक है, मैं इसको एल बोल देता हूं, तो ये कहलाता है लैटरल शिफ्ट। ठीक है, अब लैटरल शिफ्ट एक फॉर्मूला है बच्चों, हम लोग निकाल के रख लेंगे, अगर आपको याद रह जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है ये बिल्कुल मैथमेटिकल ही। आप लोग अगर मान लीजिए सवाल आ जाए भूल जाए तो आप 2 मिनट लगेगा, अगर याद रहेगा तो आप निकाल सकते हैं खुद से। बच्चों ये जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है ये दी रहेगी, है ना, तो मैं इसको टी बोल देता हूँ, ग्लास स्लैब की थिकनेस टी ये हमें दी रहेगी और हमें निकालना है लैटरल शिफ्ट यानी ये एल, है ना, कितना अपने ओरिजिनल पाथ से रे कितना डेविएट हो गई। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये थिकनेस गिवन है और ये एंगल आर, एंगल आई। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू हमें पता है। ठीक है, तो ये एंगल आई और एंगल आर हमें गिवन है सवाल में, मान लीजिए, है ना, एंगल आर। तो आप अगर टी आपको पता है, थिकनेस पता है, तो आप ये लेंथ निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं ए को बोल देता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और वापस रे पॉइंट बी पे ऐसे, तो ये टी लेंथ हमें पता है तो हम लोग ए बी निकाल सकते हैं। तो बच्चों ए बी निकालने के लिए कोई मेरी मदद करेगा क्या, क्या यूज करना चाहिए, कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए कि ए बी आ जाएगा बच्चों, अगर कोई बताना चाहे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करें। हमें ये पता है कॉस कॉस टी कॉस आर। कॉस आर यूज करना चाहिए। तो कॉस आर बराबर क्या होता है बच्चों, ऑपोजिट मतलब बेस यानी टी 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 बाई ए बी। टी बाई ए बी, बिल्कुल। तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी टी अपॉन कॉस टी आर, बाई कॉस आर। कॉस आर। बिल्कुल। अब जो देखिए टी बाई कॉस आर, तो ए बी का लेंथ आ गया, अब हमको एल चाहिए। ठीक है, अब आप सबको पता होगा बच्चों ये टोटल एंगल, अगर आप लोग मुझे बता पाए ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा आई। वाला, तो देखिए बच्चों आई हो जाएगा, बिल्कुल। तो देखिए ये ना ऑपोजिट एंगल, ये एंगल आई है तो ये भी पूरा एंगल आई हो जाएगा। यस सर। तो ये जो बचा हुआ एंगल हो जाएगा बीच में आई माइनस आई माइनस आर। आई माइनस आर। अब ये ए बी आपको लेंथ पता है, आप ये एल निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों साइन ऑफ आई माइनस आर में लिखता हूं। ठीक है, साइन ऑफ आई माइनस आर, बच्चों बता सकते हैं क्या साइन ऑफ आई माइनस आर कैसे लिखा जाएगा। तो साइन ऑफ आई माइनस आर हो जाएगा ऑपोजिट एल बाई ए बी। एल बाई ए बी। एल बाई ए बी। ठीक है, तो यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी, एल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे एल बराबर ए बी साइन ऑफ आई माइनस आर। ठीक है, तो एल बराबर ए बी की वैल्यू हम लोग निकाली टी बाई कॉस आर, तो टी बाय कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ये जो लेंथ एल है बच्चों यही आपका कहलाता है लैटरल शिफ्ट। नोट कर लीजिए, एक सवाल कराता हूं मैं आपको, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा।
मुझे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसी पे बेस्ड है, आप लोग बताइए थोड़ा सॉल्व करके आंसर। और एयर है, ऊपर वैक्यूम है, एयर मान लीजिए, एयर, लैटरल शिफ्ट कितना होगा? बच्चों कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं बन रही है क्या? अगर कुछ स्टैंडर्ड नहीं बन रहा है तो बन आप तो गए हाँ बिल्कुल वैसे ही लिख दीजिए, जैसा नहीं बन रहा है स्टैंडर्ड तो कोई बात नहीं। सर 20 साइन 15 डिग्री डिवाइडेड बाय √3। यस सर, यही आ रहा है 20/√3 साइन 15 डिग्री। ठीक, ठीक है। अब आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा तो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो μ1 साइन आई, तो μ1 साइन आई मतलब साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों साइन आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी आर आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है। एक बार आपके पास आर की वैल्यू आ गई बच्चों, अब ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, लैटरल शिफ्ट है ना, तो जगह नहीं मेरे पास, इधर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। तो L बराबर T/cos r, थिकनेस है बच्चों 10 mm डिवाइडेड बाय cos r, cos r, r मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है तो cos 30 रख देंगे, और इनटू साइन i माइनस r, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री है, तो बन जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये बन जाएगा L, और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, और ये बन जाएगा साइन 15 डिग्री। बच्चों साइन 15 डिग्री की वैल्यू कुछ आप लोग सोच सकते हैं निकालने के लिए, जैसे किसी सर बहुत अजीब सी आ रही है, उससे आ जाएगा साइन a माइनस बी वाली, उससे साइन ए माइनस बी से आ जाएगा, ठीक है। हाँ 45 माइनस, हाँ अजीब सी आ रही है काफी, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2। हाँ ऐसी आएगी। 45 - 30 कर देंगे सर। हाँ ये तो आप बच्चों ऐसा भी सोच सकते हैं ना कि cos 2 × 15 डिग्री है ना, तो cos 30 की वैल्यू तो पता है, और ये 1 - 2 साइन स्क्वायर 15 डिग्री हो जाएगी। अगर मान लीजिए सवाल में ऐसा कुछ बनता है कि आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो फिर आप यहाँ से यूज करके साइन 15 डिग्री निकाल सकते हैं ना। तो ठीक है, तो साइन 15 डिग्री के टर्म्स में आ जाएगा, यही आपका लैटरल शिफ्ट है। नोट कर लीजिए, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ठीक, अगली हेडिंग डाल लीजिए, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट बैक साइड कर दीजिएगा सर। ओके। चेंज करूं बच्चों? हो गया सर। यस सर। रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, अगली हेडिंग डाल दीजिए, ठीक है। तो बच्चों रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, अगर आप लोग देखेंगे पैटर्न हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो पहले फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ा, ठीक है, फिर TIR पढ़ा,
फिर दोनों तरफ फ्लैट सरफेस, जैसे आपने लैटरल शिफ्ट देखा, दोनों तरफ फ्लैट सरफेस थे कि रे एंटर भी फ्लैट सरफेस से एंटर कर रही है और निकल भी फ्लैट सरफेस से रही है, ठीक है। लेंस पढ़ेंगे इसके बाद, उसके बाद प्रिज्म पढ़ेंगे। तो प्रिज्म में क्या होगा, फ्लैट सरफेस से एंटर करेगी पर ये और फ्लैट सरफेस से निकलेगी, पर दोनों फ्लैट सरफेस पैरेलल नहीं होंगे। तो अभी तक हम लोग फ्लैट सरफेस का डिस्कशन कर रहे थे, अब कर्व्ड सरफेस का डिस्कशन करेंगे कि अगर लाइट कर्व्ड सरफेस में एंटर होती है तो किस तरह से बिहेव करेगी। देखिए थोड़ा सा, तो दो बच्चों आप लोग सरफेसेस तो जानते ही होंगे, कॉन्वेक्स सरफेसेस और कॉनकेव सरफेस, ठीक है। तो दोनों पे बारे में डिस्कशन करेंगे। एक ही फॉर्मूला पढ़ना है बच्चों, बहुत कई बार आप बहुत सारी बुक्स में 2-3 फॉर्मूले लिखे रहते हैं कि ऑब्जेक्ट अंदर रखा है या बाहर रखा है तो ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और क्या फॉर्मूला वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए बच्चों ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेट्स से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे μ1 है, ठीक है, और इमेज जो बन रही है वो इस साइड बन रही है, यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रही है इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। रिफ्रैक्शन हो रहा है इस कर्व्ड सरफेस पे और कहीं पे यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लेते हैं u ले लेते हैं और इमेज का डिस्टेंस v ले लेते हैं। अच्छा, जो हम लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा था मिरर्स के लिए, वो सेम साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी वैलिड होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए जरा। मान लीजिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है मीडियम μ1 में और रेज निकल रही हैं ऑब्जेक्ट से और रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन के बाद रेज मान लीजिए यहाँ पे आके मिल रही है, ठीक है, इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे। तो आपको फॉर्मूला क्या रखना है याद, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। सर ये μ2 और μ1 क्या है, तो μ2 देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जहां रे जा रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। μ2 जहां रेज जा रही हैं, जहां रेज जा रही हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, जहां रेज जा रही हैं, और μ1 होगा जहां से रेज आ रही हैं, μ1 होगा जहां से रेज आ रही हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी आप लोग को तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। जहां से रेज आ रही हैं वो μ1 होगा और जहां रेज रिफ्रैक्शन के बाद जा रही हैं वो μ2 होगा। अब ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, मीडियम के अंदर रखा हो, मीडियम के बाहर रखा हो, ये μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिएगा μ2। साइन कन्वेंशन वैलिड रहेगा। तो जैसे मान लीजिए बच्चों इस तरह से कुछ रिफ्रैक्शन के बाद इमेजेस बन रहे हैं, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या थोड़ा कि जैसे इस वाले केस के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ली जाएगी या निगेटिव ली जाएगी, बताएंगे क्या बच्चों? इस वाले केस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। उस ये भी आइडेंटिफाई करने से पहले बच्चों हमको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस मेजर कहां से करेंगे। तो जो पोल होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये कर्व सरफेस है, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पोल कहलाएगा। तो सारी दूरियां आपको पोल से ही मेजर करनी है यहां पे भी। तो अगर आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाएंगे, इंसिडेंट रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट के साइड जा रही है, तो जो भी दूरियां पोल से लेफ्ट से राइट की तरफ मेजर की जाएंगी उन सबको पॉजिटिव लेना है और उसके ऑपोजिट मेजर की जाएंगी तो नेगेटिव लेना है। तो जैसे इस वाले केस में पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे यू नेगेटिव हो जाएगा। इस केस के लिए यू नेगेटिव, हमेशा यू नेगेटिव होगा ऐसा जरूरी नहीं है, इस केस के लिए यू नेगेटिव। यहाँ पे वी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पोल से लेकर इमेज तक की दूरी को वी बोल रहे हैं और इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि कर्व सरफेस है तो रेडियस होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो इमेज डिस्टेंस हो गई, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, ये आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे रखेंगे बच्चों? जैसे ये वाली सरफेस है तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लिया जाएगा बच्चों या नेगेटिव लिया जाएगा? अगर आप में से कोई कुछ बताना चाहे। नेगेटिव। नेगेटिव लिया जाएगा। कैसे बच्चे बताएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है हाँ उसी तरफ कर्व सरफेस भी है, राइट। तो सर वहां से पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जब जाएंगे तो हाँ बिल्कुल सही है। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सर देखिए सरफेस ऐसे कर्व सरफेस इधर है, मतलब सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, सेंटर यहाँ पे कहीं पे होगा, पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो पोल से लेकर सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, पोल से सेंटर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। तो इस केस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव लिया जाएगा। मैं एक और आपको सिचुएशन बताता हूँ, आप लोग सारे लोग मुझे बताइएगा यू वी और आर पॉजिटिव लिया जाएगा निगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। बस साइन कन्वेंशन चेक करेंगे, बाकी मैं एक सवाल दूंगा आपको, वो सवाल आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सर आवाज कट रहा है, कर रहे हो आप, लैग कर रहे हैं। सर लैग लैग कर कर रहा रहा है। है। यस हो सर। गया, सही हो गया, सही हो गया, सही हो गया। ठीक है। अच्छा आप ये समझ में आया ना बच्चों कि यहाँ पे आर जो है यहाँ पे Yes, sir, नेगेटिव yes, sir. होगा, ये क्लियर है आप लोग को? यस सर। यस सर।
सर मतलब सरफेस डिसाइड करेगा ना कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। सरफेस भी डिसाइड करेगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया गया वो भी डिसाइड करेगा। जैसे ये वाला केस देखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गया। मैं आपसे पूछूं कि ये दूरी u है और ये दूरी v है, तो आप बताइए बच्चों u के बारे में क्या कहेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव? u नेगेटिव होगी तो सर, यू नेगेटिव हो जाएगा सर। जाएगा। होगी, u नेगेटिव हो जाएगा। v के बारे में क्या कहेंगे? पॉजिटिव वी होगी, पॉजिटिव हो पॉजिटिव जाएगा होगा सर। सर। v पॉजिटिव हो जाएगा। r के बारे में आर क्या भी कहेंगे? नेगेटिव नेगेटिव होगी, आर पॉजिटिव होगा। r पॉजिटिव होगा। सर नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा आर सर। सर नेगेटिव होगा सर। आर नेगेटिव होगा। कारण क्या है कि देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं पे होगा, यहाँ पे सेंटर होगा, तो पोल से आप सेंटर की तरफ जाएंगे तो आप अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर की वैल्यू भी नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला तो ऑब्वियसली ध्यान ही रखना है। म्यू2 जहां रेज जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद, म्यू1 जहां से रेज आ रही हैं, म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू वी आर सारे साइन के साथ पुट करेंगे, आपको आंसर आएगा। तो मैं आपको एक इसका एप्लीकेशन कराता हूं तो आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए और ये दो केस बना के लिख लीजिए, कहाँ पे यू पॉजिटिव यू नेगेटिव, कहाँ पे आर पॉजिटिव आर नेगेटिव। अच्छा, कुछ ऐसा थंब रूल मत बना के बैठ जाएगा कि सर अगर सरफेस के साइड ऑब्जेक्ट है तो ये करते हैं आर पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं है। हर सिचुएशन में जैसे सिचुएशन है उसके आधार पे आप डिसाइड करिए कि क्या पॉजिटिव लेना है क्या नेगेटिव लेना है। हो जाए तो बताइए बच्चों, सवाल किया जाएगा। हेलो सर। हो गया सर। बोलिए बोलिए। सर यू नेगेटिव कैसे आया? यू नेगेटिव कैसे आया? कौन से वाले केस का? दोनों केस का बताऊं? देखिए सेकंड वाले का। सेकंड वाले का देखिए, हम सारी दूरियां p से मेजर करते हैं। p मतलब पोल। सर पोल क्या होता है? जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस कर्व सरफेस को कट करेगी वो पॉइंट पोल कहलाएगा। तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। तो अगर आपको पोल से ऑब्जेक्ट तक जाना है तो आप कुछ इस तरह से जाएंगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, आपको इस तरह जाना पड़ेगा। अगर आप ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाएंगी तो यू नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी दूरी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर की जाएगी उसको नेगेटिव लेंगे, और जो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर की जाएगी वो पॉजिटिव लेंगे, और सारी दूरियां आपको पोल से ही मेजर करनी है। आया समझ में? यस सर। बच्चों लिख लिए हैं क्या? सवाल करा दूं एक? रुक जाइए सर, रुक जाइए। वेट सर। लिखिए लिखिए। लिखा जाए बच्चों सवाल एक? यस सर। ठीक, देखिए एक मैं बच्चों सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको सवाल, और अगला वाला आप लोग खुद से करिएगा। तो मान लीजिए कुछ फोकस हट ऐसे, रहा है बीच में, अभी मेरी आवाज आ रही है आप लोग ब्लर को? हो रहा है। फोकस हट रहा है। फोकस हट रहा है? अरे बताना चाहिए यस आपको। सर। यस सर, फोकस हट जा रहा है। एक सेकंड एक सेकंड, फोकस तो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है तो तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। कहाँ जहां पे भी आप कोई चीज समझ ना पाए या ऐसा लैग होता हुआ लगे मुझे बताइएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है ना आप लोगों को? कोई चीज मिस तो Yes, नहीं sir, हुई yes. आपकी? यस सर, ठीक। यस सर। अगला यस आइए, सर। अब एक सवाल करते हैं, थोड़ा सा आप लोग को आइडिया लगेगा किस तरह से प्रोसीड करना है, क्या करना है। मान लीजिए कि एक ऐसे कर्व सरफेस हम लोग कुछ इस तरह से लेते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 ले लेते हैं। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मीडियम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है, ठीक है, जो कि लेट्स से 10 सेंटीमीटर है पोल से। ठीक है, आपसे सवाल में पूछ दिया गया, और ये बाहर एयर है। ठीक है, सवाल में पूछ दिया गया फाइंड लोकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देंगे, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। अब चलिए जल्दी जल्दी से आप बताइए कि म्यू2 की जगह मैं क्या रख दूं और म्यू1 की जगह मैं क्या वन रख दूं? रखेंगे सर, वन।
म्यू2 की जगह म्यू टू की जगह 1 रखेंगे, 1 म्यू2 की जगह रखेंगे। 1 रखेंगे। कारण क्या है बच्चों, देखिए कि रेज जहां से आ रही हैं वो रेस जहाँ म्यू1 से आ होगा रही है। और रिफ्रैक्शन के बाद जहां जाएंगी वो म्यू2 होगा। तो जा रही है एयर में इसलिए 1 रखा जाएगा। v हमें निकालना है माइनस म्यू1 अपॉन यू, जहां से आ रही हैं तो रेज आ रही हैं 2 से, तो 2 रख दीजिए। u की वैल्यू बच्चों कितना रख दीजिएगा? माइनस माइनस 10 माइनस 10 रखा रखेंगे। जाएगा। कारण क्या है कि पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट तक तरफ जाएंगे तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए नेगेटिव होगा। बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय आर। तो म्यू2 हो गया जहां रेज जा रही हैं यानी 1, माइनस म्यू1 जहां से रेज आ रही हैं यानी 2। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बच्चों क्या कहना है आप लोग का? रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस 20 रखना चाहिए, माइनस 20 रखना चाहिए? प्लस 20 क्या सर? रेडियस ऑफ माइनस कर्वेचर रखेंगे सर। प्लस 20 रखना चाहिए, माइनस 20 रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस पॉजिटिव सर, पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। प्लस पॉजिटिव होगा। रखेंगे। पॉजिटिव प्लस रखेंगे। 20। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो पोल से आप सेंटर की तरफ जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो आर को पॉजिटिव लिया जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 20 सेंटीमीटर। बताइए बच्चों, यहां तक सब समझ में आ गया? इसके बाद तो कैलकुलेशन है। Yes, किसी sir. कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब सिंप्लीफाई करके v की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। बन जाएगा 1/v और ये कैंसिल करेंगे तो आप बन जाएगा प्लस 1/5 बराबर 1 माइनस 2, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20, तो 1/v बराबर आ जाएगा माइनस 1/20 माइनस 1/5। एलसीएम ले लेते हैं 20, ठीक है, तो जाएगा -1 और ये -4, तो -5/20, तो v का वैल्यू बचो आ जाएगा -4। अच्छा, -4 आ गया बच्चों, तो क्या मतलब समझा जाए इससे? -4 जैसे आंसर आ गया है तो क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? ऑब्जेक्ट के साइड ही सर इमेज सर बन रही है ऑब्जेक्ट सर। की साइड ही बनेगी इमेज। ऑब्जेक्ट के साइड इमेज बनेगी। चलिए अब बच्चों थोड़ा सा देखते हैं ना इसको प्रूव करके कि ऑब्जेक्ट साइड बनना भी चाहिए लॉजिकली या नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन तो आ गया हमारा -4 सेंटीमीटर, थोड़ा सा देख भी लेते हैं बच्चों। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, चूंकि सरफेस ऐसे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिला देंगे बच्चों, ये नॉर्मल कहलाएगी। अच्छा, रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो आपको क्या लगता है बच्चों, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी रे इस केस में? जैसे डेंसर अवे से जाएगी रेयर सर, अवे जाएगी, होगी। अवे फ्रॉम द अवे नॉर्मल। फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ ये सिचुएशन Yes, हो sir. जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद रे कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कहीं पे कट करेगी, तो ये इमेज बनेगी। ठीक है, और माइनस बन रहा है मतलब पोल जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड आपकी इमेज बनेगी। -4 बन रहा है तो ये दूरी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका रे डायग्राम में कुछ इस तरह से इमेज फॉर्म होगी। तो अगर आप सारी चीजें विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर भी विद साइन आ जाएगा। बच्चों आप लोग लेंस में प्राइमरी फोकस और सेकेंडरी फोकस जानते हैं क्या, या आपको क्या लगता है दोनों सेम होते हैं? लेंस के केस में प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस। दोनों सर अलग अलग होता है सर, एक F1 और एक F2, बिल्कुल अलग और अलग होता है। एक लेफ्ट में एक राइट में होता है, दोनों को प्लेस किया जाता है सर। ठीक ठीक, बढ़िया। चलिए तो बच्चों देखिए, प्राइमरी फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी, ये कहलाता है प्राइमरी फोकस। जहां पे आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चों ये एयर है बाहर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। बच्चों इसका प्राइमरी फोकस आप लोग बताइए थोड़ा सा कितना आएगा, f1 की वैल्यू कितनी आएगी? और सेकेंडरी फोकस वो पॉइंट होता है जिसके पैरेलल, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे मिलेंगी वो कहलाता है सेकेंडरी फोकस। ठीक है, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही तो आपको f1 और f2 Recording in progress.
F1 F2 दोनों की वैल्यूज बतानी सर है। सर आप लैग कर सर रहे आप थे लैग हो गए थे। लैग हो रहा है आप लैग हो गए लैग हो गए थे। डिस्कनेक्ट करके फिर चालू करो एक बार। आ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ तक थे कि आप -4 सेंटीमीटर तक थे ना सब लोग? हाँ सर ये तो हो गया था। ठीक है, मैं ये बता रहा था कि दो फोकस होते हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो अगर आप प्राइमरी फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस पैरेलल हो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और सेकेंडरी फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे रेज इन्फिनिटी से पैरेलल आती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट में मिलती हैं वो सेकेंडरी फोकस कहलाता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मुझे बताइए, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये एयर में रखा हुआ है, सेम ये भी एयर में रखा हुआ है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आप F1 सर और एक और बार बताना। F1 और F2 की वैल्यू बतानी है। प्राइमरी फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस पैरेलल हो जाएंगी, ये प्राइमरी फोकस कहलाता है। और सेकेंडरी फोकस वो पॉइंट होता है जहां पे रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस में मिलती है, ये सेकेंडरी फोकस कहलाता है। ये सेकेंडरी फोकस है और ये प्राइमरी फोकस है। समझ में आया बच्चों सबको? हैंग वैंग तो नहीं हुआ? क्लियर है आ गया है प्राइमरी फोकस सर। सेकेंडरी? एक बार रिपीट कर दीजिए, हैंग हो रहा था। अच्छा फिर से बताता हूँ, देखिए प्राइमरी फोकस वो पॉइंट होगा जहां पे आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। सेकेंडरी फोकस वो पॉइंट होगा जहां पे रेस इन्फिनिटी से आती हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे कन्वर्ज करती हैं वो सेकेंडरी फोकस कहलाता है। तो आपको F1 और F2 दोनों की वैल्यूज बतानी है। तो अगर किसी का हो गया हो बताना चाहे F1 की वैल्यू, म्यू आर के टर्म्स में आएगा आपका आंसर। ये आपको बताना है F1 की वैल्यू और F2 की वैल्यू। तो पोल से ही दोनों डिस्टेंस ली जाएंगी। चलिए बच्चों मिल के सॉल्व करते हैं। मुझे थोड़ा सा बताइए, जैसे इस वाले केस में इमेज कहां बनेगी? जैसे आप प्राइमरी फोकस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी प्राइमरी फोकस पे? इन्फिनिटी पे जाके। वेरी गुड, इन्फिनिटी पे जाके बनेगी। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना लिया जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F1। हाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -F1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। हाँ सर। तो यही हमें F1 की वैल्यू निकालनी है, तो -F1 हो गया। अब फॉर्मूले में रख देते हैं, तो μ2 जहां रेस जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो तो म्यू है, μ2 बाई वी, वी हो गया इन्फिनिटी, माइनस μ1 जहां से रेस आ रही हैं तो μ2 बाई वी माइनस μ1 अपॉन यू, यू हो जाएगा -F1 बराबर μ2 जहां रेस आ रही हैं माइनस जहां रेस जा रही है μ2 माइनस जहां से रेस आ रही है μ1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा तो r रख देंगे। तो बच्चों ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा u अपॉन इन्फिनिटी, और ये बन जाएगा 1 अपॉन F1 बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन r। तो बच्चों यहाँ से अगर आप F1 की वैल्यू निकालेंगे तो F1 की वैल्यू आ जाएगी r डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। F1 की वैल्यू निकालेंगे तो r बराबर म्यू माइनस 1। अब बच्चों अगर आप लोग F2 बता दें इसी तरह जैसे मैंने F1 बताया उस तरह से अगर आप लोग F2 बताएं तो बढ़िया हो जाएगा। किसी का आए बच्चों वैल्यू F2 का? आए तो बताइएगा। सर r/2 म्यू -1। r/2 म्यू -1, ओके। सर मेरे तो म्यू आर बाय 1 माइनस म्यू आ रही है। ओके, आपका F1 आप बता रहे हैं आंसर या F2 बता रहे हैं? F2 का। F2 का, ठीक है। चलिए बच्चों F2 के लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे, कुछ अलग से नहीं करना, बस इसमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और इमेज आपका प्लस F2 पे बन रहा है। और चलिए रखते हैं, तो म्यू2 जहां रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जाएंगी डिवाइडेड बाई प्लस F2
म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन यहां से रेज आ रही हैं, म्यू1 अपॉन यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 डिवाइड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो प्लस आर ही रखा जाएगा, तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा म्यू अपॉन F2 बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन आर। तो बच्चों देखिए जरा F2 का वैल्यू मैच करिएगा, तो एक बार म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस 1 आया क्या बच्चों आप लोग को? म्यू आर डिवाइड बाय म्यू माइनस ऐसा 1। ही था सर, ऐसा ही कुछ था। ओके और बच्चों यहाँ पे आप म्यू अगर इस साइड ले आएंगे ना, तो F2 अपॉन म्यू बराबर F1 हो जाएगा, F2 अपॉन म्यू बराबर F1। इसी को बच्चों अगर हम लोग जनरलाइज कर, जैसे मैंने इसको म्यू माना है और एयर को बाहर एयर माना है, पर अगर मान लीजिए कोई जनरल आपको केस दे दे, चलिए मैं इसको जनरलाइज करूंगा अभी, तो F2 अपॉन म्यू बराबर F1, तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि F2 अपॉन म्यू बराबर F1 बाई 1, है ना। मैं इसको अभी जनरलाइज करूंगा, F2 अपॉन म्यू बराबर F1। सर ठीक है बच्चों, चेंज कर दूं रुक जाइए स्लाइड, सर, लिख लिया हूं तो रुक जाइए सर। लिखिए लिखिए। डन सर। हो गया सर, हो गया। ठीक, अब जो इसको देखिए मैं जनरलाइज कर दे रहा हूँ, तो मान लीजिए अभी कभी ऐसा आपके पास आ जाए कि एक म्यू2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में रख दिया गया है इसको, सराउंडिंग मीडियम म्यू1 है और ये दूसरा वाला मीडियम म्यू2 है, ठीक है। तो जो रिलेशन होता है वो थोड़ा सा देख लीजिए, F1 अपॉन म्यू1 बराबर होगा F2 अपॉन म्यू2 के। तो अगर आप यहाँ पे भी देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे एयर है चूंकि, है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो F2 अपॉन म्यू2 बराबर F1 अपॉन म्यू1, है ना, इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। आ गया अगर डायरेक्ट, तो प्राइमरी और सेकेंडरी फोकस में कर्व सरफेस की ये रिलेशन होता है, F1 अपॉन म्यू1 बराबर F2 अपॉन म्यू2। प्राइमरी फोकस जहाँ पे F1 F2 प्राइमरी फोकस, सेकेंडरी फोकस F1 अपॉन म्यू1 बराबर F2 अपॉन म्यू2। फिर प्राइमरी फोकस की साइड हमेशा म्यू1 होगा ना? हाँ हाँ, हो गया सर। ठीक लिख लिया सर। ठीक। अब और कुछ सवाल करते हैं इसी पे, कर्व सरफेस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, सर नहीं हुआ। लिखिए। मेरे ही फोन पे आई थी। ठीक, हो गया सर। चेंज कर रहा हूँ बच्चों, देखिए आप लोग को सॉल्व करना है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें उन्होंने बोला है कि डायग्राम गिवन है पर दिया नहीं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कह रहा है एन एयर बबल इन ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 is situated at a distance of 3 cm from spherical surface of diameter 10 cm as shown in the figure. At what distance from the surface will the bubble appear if the surface is convex and concave? तो एक बच्चों सरफेस ऐसी है, कॉन्वेक्स है,
और दूसरी सरफेस कॉनकेव है। आपको दोनों के लिए बताना है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स सरफेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और बाहर एयर है और ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। तो ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दूर है। आपको बताना है कि ऑब्जर्वर को कितना दूर ऑब्जेक्ट लगेगा। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए पहले कर लीजिए, फिर कॉनकेव के लिए करेंगे। किसी का आंसर आ गया हो बच्चों और बताना चाहें तो बता सकते हैं। बच्चों वेट कर रहा हूं मैं आप लोग के आंसर का। पहले कॉन्वेक्स सरफेस से बताना है, फिर कॉनकेव सरफेस से बताना है। फॉर्मूला बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। पोल से डिस्टेंसेस पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बच्चों मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस के लिए लिख दिया है। अगर आप लोग के मैच नहीं कर रहे हैं साइन कन्वेंशन तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं वापस से चेक कर लूंगा। अगर आपको कुछ और आ रहा है तो आप मेरे साथ डिस्कशन कर लीजिए। इसके बाद इसको सर सिंप्लीफाई करके ये कॉनकेव का है ना सर? ये कॉन्वेक्स का है, जो ये मैंने लिखा है ये कॉन्वेक्स के लिए है। आपका मैच नहीं कर रहा है बच्चों, तो जो भी चीज आपकी प्लस माइनस में दिक्कत कर रही है आप मुझसे डिस्कशन कर लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा आपको। सर ये मेरा जो सर ये रेडियस माइनस में कैसे हो गया है सर? हाँ देखिए, ये जो जैसे ऐसे कर्व सरफेस है उसका सेंटर इधर कहीं पे होगा ना, यहाँ पे कहीं पे सेंटर होगा। तो आप पोल से सेंटर की तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, तो पोल से सेंटर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट जा रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव होगा। समझ गए आप? सर बोलिए। आपने फॉर्मूले में आर हाँ 3 क्या रखा है? 5 सर वहाँ 5 होगा सर, 3 नहीं, अच्छा 3 नहीं होगा, 5 होगा ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर है, डायमीटर 10 सर। सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, इसको हाँ। -5 रखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है। हाँ, और बताइए बच्चों, और कुछ मैच नहीं कर रहा हो आप लोग का तो? बच्चों -0.4 आ रहा है क्या? हाँ सर। यही मैच यस कर रहा सर। है? ठीक। सर वो बस वो आर का वो साइन लेने में थोड़ा गलत हो गया था, ओके ओके। उसके बाद लिया तो -0.4 बच्चों अगर नहीं मैच कर रहा है तो आप बता दीजिए, कैलकुलेशन हम लोग फिर से चेक कर लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से -0.4 आना चाहिए। इसका करते हैं आइए। तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जिस साइड ऑब्जेक्ट है बबल भी उसी साइड है और 0.4 सेंटीमीटर अंदर है। 20 सर वो उल्टा होगा -20 अच्छा बाई अच्छा, हाँ 8 हो हाँ रहा हाँ, है। बिल्कुल सही है। सर यहाँ पे उल्टा कर रहा है। हाँ हाँ, ये 10/4 -10/4 -2.5 सेंटीमीटर। ये 1/v था, v बराबर -10/4। हेलो सर। बोलिए बेटा। सर आपने पहले वाले में रेडियस ऑफ कर्वेचर -5 कैसे रख दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर -5 इसलिए रखा है, देखिए थोड़ा सा आप जवाब दीजिएगा। ये जो सरफेस है इसका आपको क्या लगता है, इसका सेंटर किधर होगा? मतलब राइट साइड की तरफ होगा या लेफ्ट साइड की तरफ होगा इसका सेंटर? ये जो कर्व सरफेस लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड होगा, ठीक है। तो पोल से लेकर सेंटर तक की दूरी को सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं ना।
पोल से Yes, लेकर sir. आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है और आप पोल से सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो आप ऑपोजिट जा रहे हैं ना, इस वजह से माइनस लिया जाएगा। अगर इस No, sir. 5 कैसे आया? 5, अच्छा ओके, तो डायमीटर देखिए 10 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, कर्व सरफेस का जो Yes, sir. डायमीटर है equal to 10 r by है, 2. तो रेडियस 5 हो जाएगा। ठीक सर। आइए इसका निकाल लिए क्या बच्चों आप लोग v का वैल्यू? जो v की वैल्यू है देखिए आप लोग भी थोड़ा सा, -10/6 आ रहा है क्या कुछ ऐसा? -10/6 या कुछ और आ रहा है तो पूछ लीजिए। कोई चीज़ मैच नहीं कर रही तो देखिए आप लोग को ये वाला चेक करना है, जहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है वहाँ पे चेक कर लीजिए, नहीं मैच कर रहा है तो बताइए। बच्चों गड़बड़ आ रहा है क्या या कुछ मैच नहीं कर रहा है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं वापस से कैलकुलेशन या जो भी आप लोग का दुविधा है मुझे बताइए कि सर ये क्यों प्लस कर लिया, यहाँ पे तो माइनस होना चाहिए, या जो भी आप लोग को लगता है बताइए, आप डिस्कशन करते हैं हम लोग। और गलती की है तो वो भी बता सकते कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। सही है सर, सही है, ठीक है, -10/6 आना चाहिए, देख लीजिए, -5/3 सही सेंटीमीटर। है सर। सर गलती यही हो गई थी कि सर वो जो आर गलत ले लिए थे हम लोग। ओके, देखिए आप कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर में कंफ्यूज होते हैं ना, तो आप ऐसा सोचिए सेंटर किधर होगा, सेंटर इधर एक बार आप डिसाइड कर लिए तो पोल से सेंटर की तरफ जाना है। अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव ले लीजिए, ऑपोजिट है तो नेगेटिव ले लीजिए। ठीक है सर। आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल करें अगर कर लिया हो आप सबने तो। यस सर, हो गया। कर लिया सर। हो गया सर। अगला सवाल देखिए, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है गिवन सिचुएशन के लिए। एयर में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का स्फीयर है, डायग्राम आपके सामने है, आपको बताना है वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जिनका भी आंसर आ जाए बच्चों बताना चाहें बता सकते हैं। जो कहाँ कंफ्यूजन चल रहा है पूछ सकते हैं आप लोग। कोई चीज़ लग रहा हो कि सर यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। चलिए आइए मिल के सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं। आप लोग मुझे सर बताइए कि 2 आ रही है वैल्यू। u का वैल्यू 2 कितना आ लिए रही बच्चों आप लोग? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू का इन्फिनिटी लिया है। इन्फिनिटी ले लेंगे, बहुत बढ़िया। और इमेज डिस्टेंस बच्चों कितना लिए? +2r +2r, बहुत बढ़िया, +2r। तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगी +2r। वेरी गुड।
अच्छा, चूंकि एयर में रखा है तो बच्चों म्यू वन जहां से रेज आ रही है 1 हो जाएगा, और चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू उसकी वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अब सब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो म्यू टू अपॉन वी जो कि है 2r, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका पॉजिटिव निगेटिव क्या कहते हैं आप लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर सर पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव लेंगे सर। पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही बात है, प्लस आर लिया जाएगा बच्चों, ये 0 हो जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई 2r बराबर म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई आर, कैंसिल हो जाएगा, म्यू बराबर 2 म्यू माइनस 2 आ जाएगा, तो 2 बराबर म्यू आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी। आया था क्या बच्चों आप लोग का? यस यस सर, यही आया था। जिनका गड़बड़ हुआ Yes, बच्चों sir. देखिए जरा कहाँ हो गया था। क्या क्या गड़बड़ है, अगर किसी का नहीं मैच किया है तो। साइन कन्वेंशन ये बच्चों देखिए फॉर्मूला भी आप लोग याद रख लेंगे, सब कर लेंगे सही से, बस एक ही दिक्कत है जो आप गड़बड़ कर सकते हैं वो है साइन कन्वेंशन, उसके अलावा और कुछ गलत नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल दे रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, मैं बस हम लोग डिस्कशन करेंगे, आप लोग मुझे जवाब देते जाइएगा, मैं कुछ बेसिक आप सवाल पूछूंगा। चलिए बच्चों, सवाल ऐसा है कुछ कि एक रेज जो है अगर ये स्फेरिकल सरफेस नहीं होती तो पॉइंट ओ पे कन्वर्ज करते जो कि 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। अब ये रेज चूंकि स्फेरिकल सरफेस है तो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद रेज कहीं और कन्वर्ज करेंगे, तो आपको बताना है कहाँ पे कन्वर्ज करेंगे, ये सवाल है। ठीक है, तो चलिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। सर क्या सवाल है, एक और बार बता दो। मैं बताता हूँ, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो सवाल ये है कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस ना होती तो रेज पॉइंट ओ पे कन्वर्ज करती। ठीक है, अभी स्फेरिकल सरफेस आ गई है तो रेज पॉइंट ओ पे नहीं कन्वर्ज कर पाएंगी, कहीं और कन्वर्ज करेंगी। तो वही बताना है कि रेज कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी, इस स्फेरिकल सरफेस। तो आपको सॉल्व नहीं करना, बस मेरी मदद करिए आप लोग की कैसे क्या करना चाहिए। म्यू टू की जगह क्या रख देना चाहिए बच्चों, क्या लगता है आपको? म्यू टू की जगह 2। जहां रेज जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, v की वैल्यू हमें निकालना है जहां पे कन्वर्ज करेंगी, माइनस म्यू वन, चूंकि मान लेते बच्चों बाहर एयर है तो म्यू वन का वैल्यू 1 हो जाएगा। u का वैल्यू क्या रखेंगे One. बच्चों? u का वैल्यू सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी रखेंगे। नहीं सर, इन्फिनिटी नहीं रखेंगे। कितना रखना चाहिए बच्चों? मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, याद है आप लोग को? सर सर ये जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रखी है ना वो रखेंगे। बिल्कुल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बच्चों, है ना, जहां पे रेज अपीयर करे कन्वर्ज होते हुए, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब दूसरा सवाल कि प्लस 10 रखना चाहिए माइनस 10 रखना चाहिए? प्लस प्लस रखना चाहिए। प्लस रखना चाहिए बच्चों। देखिए पोल से आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जाएंगे तो प्लस 10 रखना चाहिए। ठीक है, बराबर म्यू टू जहां रेज जाए, म्यू वन जहां से रेज आए। रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों इसके बारे में क्या ख्याल है आप सबका? -15। -15 एक्सप्लेन करना चाहेंगे बेटा? -15 क्यों, प्लस क्यों नहीं? क्योंकि सेंटर सर्कल का सर लेफ्ट साइड है। बिल्कुल सर सही बात है। इंसिडेंट से क्या चूज है वो। और हमें इस तरफ जाना पड़ेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए माइनस लिया जाएगा। बस समझ गए आप सब? बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी v का वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर एक बार वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला बता दीजिए। वर्चुअल ऑब्जेक्ट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे रेज कन्वर्ज होती हुई लगे, कि अगर ये नहीं होता, ये स्फेरिकल सरफेस नहीं होती तो रेज जहां पे कन्वर्ज करती। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये होगा कि जहां पे रेज अपीयर हो कन्वर्ज करते हुए। जैसे कि मैं कुछ केसेस आपको बता दूं, जैसे मिरर कभी कभार ऐसे दे देंगे कि मिरर ऐसा है और रेज ऐसे आ रही हैं। ठीक है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कई बार आपको लेंस दे देंगे, ऐसे लेंस है, रेज ऐसे आ रही हैं, ये भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। ठीक है, स्फेरिकल सरफेस दे दी है ना, रेज ऐसे ही आ रही हैं, ये भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस है। तो कुछ भी ऐसे आपको दे देंगे, तो ये सारी वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस है कि अगर मिरर नहीं होता तो रेज यहाँ पे कन्वर्ज करती, लेंस नहीं होता तो रेज यहाँ पे कन्वर्ज करती, स्फेरिकल सरफेस नहीं होता तो रेज यहाँ पे कन्वर्ज करती। अगर नहीं होता कुछ, मिरर, लेंस या स्फेरिकल सरफेस, तो रेज जहाँ पे कन्वर्ज करती, ठीक है, जहाँ पे कन्वर्ज होती हुई लगे, वो कहलाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। एक और सवाल है बच्चों मेरे पास, फाइनल इस पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। करिए तो और आंसर बताइए।
अरे एक बार बैक स्लाइड करना। फिर हो गया। बच्चों ये करिए और आंसर बताइए। इस बार सबका सही आना चाहिए। समय ले लीजिए, बल्कि आप 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी आपको लगता है, पर आंसर बताइए, सही बताइएगा, जल्दबाजी मत कीजिए। बच्चों आंसर आए नहीं है अभी तक। जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो रहा होगी सर इसकी जगह क्या रखेंगे, तो आप मुझे बता सकते हैं, डिस्कशन कर लेंगे। -40/11। ओके, बच्चों देख लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए, आप लोग का मैच हो रहा है ये जो यस वैल्यूज सर। लिखे। ठीक है, यस सर, ये तो मैच हो गया। जो -40/11 आ रहा है क्या आप लोग का, किसी का? यस सर। ठीक ठीक, यही आंसर होगा। -40/11। यस सर, सही है यही सर, आ रहा है। सही है सर। -40/11 आएगा। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग डालिए, लेंस। आंसर। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, लेंस। तो लेंस कर्व्ड सरफेसेस का एक्सटेंशन ही है। यहाँ पे एक कर्व्ड सरफेस होती थी, लेंस में 2 कर्व्ड सरफेसेस होंगी। ठीक है, बस इतना सा अंतर आएगा। थोड़ा सा मैं आपको लेंस के सारे टाइप्स बताता हूं बच्चों, तो मैं चेंज कर रहा हूं स्लाइड। ठीक है, तो पहली बात तो लेंस होता क्या है। तो लेंस में देखिए कम से कम एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए, है ना। दोनों हैं तो भी ठीक है, बाकी एक सरफेस तो एटलीस्ट कर्व्ड होनी चाहिए, तभी हम उसको लेंस बोल पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, इसमें दोनों सरफेसेस कर्व्ड हैं, इसमें भी दोनों सरफेस, इसमें एक कर्व्ड है और एक फ्लैट है। इसमें दोनों कर्व्ड हैं, दोनों कर्व्ड हैं, दोनों कर्व्ड हैं, दोनों कर्व्ड, एक कर्व्ड है, एक फ्लैट है। तो लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनी हुई एक ऐसी, आप मान लीजिए ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड होगी, तो उस अरेंजमेंट को हम लोग लेंस नाम देते हैं। ठीक है, अब ये सारे टाइप्स हैं बच्चों। तो देखिए, बाय कॉन्वेक्स लेंस,
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स लेंस का क्या मतलब है, दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं, तो बाई कॉन्वेक्स, बाई मतलब दो, दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब है दोनों सरफेसेस कॉन्वेक्स है और दोनों के रेडियस बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस आर सेम, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वी कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स नाम से ही समझ में आ रहा हो, एक सरफेस प्लेन है दूसरी कॉन्वेक्स है तो प्लेनो कॉन्वेक्स होगा। कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्केवो कॉन्वेक्स में एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी एक सरफेस कॉन्केव होगी, ठीक है, तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव। बाई कॉन्केव दोनों सरफेसेस कॉन्केव होंगी, इक्वी कॉन्केव दोनों सरफेसेस कॉन्केव, दोनों के रेडियस बराबर। प्लेनो कॉन्केव एक सरफेस प्लेन और दूसरी कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव एक सरफेस कॉन्वेक्स एक सरफेस कॉन्केव। अब आप इसमें बोलेंगे सर इनमें अंतर क्या है, ये कॉन्वेक्स कॉन्केवो कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव है, दोनों में एक आपने बताया कि एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी एक सरफेस कॉन्केव होगी, इसमें भी एक सरफेस कॉन्वेक्स एक सरफेस कॉन्केव। तो देखिए अंतर ये है बच्चों की, जैसे इसका कॉन्वेक्सो कॉन्केव है ये, मतलब अल्टीमेटली ये जो लेंस होगा ना ये बिहेव करेगा एज अ कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स है तो अल्टीमेटली ये कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा। ये कॉन्केव है तो इसमें दोनों हैं, एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी एक सरफेस कॉन्केव, लेकिन इसमें कॉन्केव वाली डोमिनेट करेगी, इसमें कॉन्वेक्स वाली सरफेस डोमिनेट करेगी, इसलिए दोनों को अलग अलग लिखा गया। बाकी है एक ही सरफेस कॉन्केव एक सरफेस कॉन्वेक्स। तो लिख लीजिए बच्चों, लेंस में मैं एक लाइन बोल देता हूं आपको और फिर टाइप्स ऑफ लेंस बना के आप ये सारे लिख लीजिएगा। लिखिए, अरेंजमेंट इन विच arrangement in which at least one surface is curved, कम से कम एक सरफेस कर्व्ड हो, और हाँ ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होना चाहिए। ठीक है, वो जो लिख लिए हैं क्या? यस सर। ओके, कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव में कंफ्यूजन हो तो लिख लीजिएगा कि ये अल्टीमेटली कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा और ये कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा। इसमें कॉन्केव वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, इसमें कॉन्वेक्स वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा, बस यही अंतर है। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों जिन लोगों ने लिख लिया है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, सर ये जो दोनों स्टार्टिंग के हैं ये तो सेम ही लग रहे हैं, इनमें क्या डिफरेंस है बताना। बच्चों कोई Radius। समझाना चाहेगा? इन्होंने कहा कि सर सर जो पहले वाले में हाँ बोलिए। रेडियस अलग अलग है दूसरे और वाले में दोनों के वाले में radius same है। Radius of इतनी भी curvature दोनों का same अलग अलग है दोनों सर। की। हाँ देखिए, इसमें दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इक्वी कॉन्वेक्स है, और ये बाई कॉन्वेक्स है, दोनों हैं कॉन्वेक्स पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है। डन सर। ठीक,
लेंस मेकर्स फॉर्मूला करते हैं बच्चों थोड़ा सा, और फिर उस पर सवाल बनते हैं, मेन तो वही है हमारा। रुक जाइए सर, रुक जाइए। लिखिए लिखिए। हो गया सर। ठीक, तो बच्चों मैं आपको कह रहा था कि जो लेंस है ना, डन सर। हाँ, लेंस है वो कोई नया नहीं है, एक्सटेंशन है कर्व्ड सरफेस का। कैसे एक्सटेंशन है मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स लेंस जनरली सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, उसी के हम लोग ज़्यादातर आप देखेंगे, बाकी सवाल तो किसी का भी पूछा जा सकता है, पर जनरली कॉन्वेक्स लेंस को लेके ही पढ़ते हैं। तो मैं भी कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल लेता हूँ। तो मान लीजिए बच्चों ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सर्फेसेस की अलग अलग है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। इसे सामने आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। तो देखिए किस तरह से रिफ्रैक्शन होगा। तो पहले रे जाके टकराएगी लेफ्ट वाले लेंस, ठीक है ना, और ये रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट करेगी, है ना। सर ऐसे ही रिफ्रैक्शन क्यों हुआ, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर आप नॉर्मल खींचेंगे तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल ये है, मान लीजिए, ठीक है, ये नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो मान लीजिए जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और लेंस जो जिस मीडियम से बना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, बाद में फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ठीक है। तो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, इसलिए ये ऐसे बेंड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड, है ना, सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा। सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन होने के बाद फिर से रे एक बार और बेंड हो जाएगी, और फाइनली आपको इमेज यहां पे मिलेगा, ठीक है। अगर सेकंड सरफेस नहीं होती तो जो पहला रिफ्रैक्शन है उसके बाद रे जाके टकराती प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कहीं पे, मैं इसको I' लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर सेकंड सरफेस नहीं होती तो आपको इमेज यहाँ मिलती, सेकंड सरफेस है तो आपको इमेज यहाँ मिलेगी। क्यों, ऐसा क्यों सर? तो देखिए फिर से एक बार आप बच्चों ये नॉर्मल आप ड्रॉ कर लो, है ना, ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रे जा रही है डेंसर से रेयरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी, इसलिए ये नॉर्मल है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे आपको फाइनल इमेज मिल जाएगा। अब जैसे पोल होता है बच्चों मिरर में, जैसे पोल होता है आपका स्फेरिकल सरफेसेस में, लेंस के केस में ऑप्टिकल सेंटर होता है, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस लेंस को कट करेगी, ठीक है, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर बच्चों ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये दोनों बहुत पास पास में है, ठीक है। हम लोग थिन लेंस जो भी फॉर्मूले पढ़ेंगे वो सब थिन लेंसेज के लिए। अगर थिक लेंस है ना, तो फिर हम लोग जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं वो वैलिड नहीं रहेगा। तो हमारे जो फॉर्मूले वैलिड हैं वो सब थिन लेंस के लिए वैलिड है। मतलब कहने का ये वाला पॉइंट मैं इसको O1 बोल देता हूं, ये वाला पॉइंट O2 बोल देता हूं, और ऑप्टिकल सेंटर ये तीनों एकदम पास पास है, इनके बीच में कुछ भी दूरी नहीं है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से लेकर इमेज तक, ऑब्जेक्ट से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को मैं U बोल देता हूं, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इमेज, फाइनल इमेज तक की दूरी को V बोल देता हूं, और यहां से ऑब्जेक्ट से लेकर पहले वाले इमेज की दूरी को मैं V' बोल देता हूं, ठीक है। अब देखिए बच्चों मैं 2 बार फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा, स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, और डिराइव करते हैं इसको। तो जब पहले वाले के लिए लिखेंगे बच्चों तो रेज स्टार्ट हो रही है μ1 से, तो हम लोगों ने पढ़ा है जहां रेज जाएं डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। देखिए पहले रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनती I' पे यानी V' पे, तो V' माइनस μ1 जहां से रेज आ रही हैं डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, बराबर μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1, μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं ले लेता हूं R1, ठीक है। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए कंसीडर करेंगे, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। सेकंड रिफ्रैक्शन में रेज आ रही है μ2 से, रेज आ रही है μ2 से, तो μ1 की जगह μ2 रखा जाएगा, क्योंकि रेज आ रही है μ2 से, ठीक है। जा रही है μ1 में, जा रही है μ1 में, ठीक है। और सेकंड सरफेस से हो रहा है रिफ्रैक्शन तो R2 रखा जाएगा। रेज आ रही है μ2 से, जा रही है μ1 में, तो μ1 माइनस μ2 रखा जाएगा, क्योंकि जहां जा रही है माइनस जहां से आ रही है, तो जहां जा रही है माइनस जहां से आ रही है। अब ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस देखिए, सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज यहां बन रही है, यानी V दूरी पे बन रही है, तो हम लोग V1 की जगह रख देंगे V, और μ2 यानी μ1 अपॉन U। तो इस सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो ये है,
तो सेकंड सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो इसकी दूरी v डैश है, तो v डैश रख देंगे, ठीक है। तो लेंस, देखिए डेरिवेशन अगर आपको नहीं याद रहता तो भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें आपको डेरिवेशन से क्या याद रखनी। पहली चीज कि जो लेंस है वो कोई ऐसा स्पेशल केस नहीं है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक साथ रख दी गई हैं बहुत पास पास में, उसी को हम लोग लेंस बोल रहे हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन वाले फॉर्मूले लिखे हुए हैं। दूसरी चीज कि जो तीनों पॉइंट्स है ना ये बहुत पास में है, मतलब ये जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं इट इज वैलिड फॉर थिन लेंसेज। ऐड कर दीजिए, जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। ये बनेगा आपका μ1 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर, बच्चों एक काम करते हैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं। μ2 माइनस μ1 कॉमन लेंगे तो बनेगा 1 अपॉन r1। सर बोलिए बेटा। सर यहाँ पे आपने यू को नेगेटिव क्यों नहीं लिया पहले वाले में? हाँ, अगर आप देखोगे ना तो मैंने कहीं पे भी साइन कन्वेंशन यूज नहीं किया है। कारण क्या है सर, साइन कन्वेंशन क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि देखिए ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे ना ये हर लेंस के लिए है, किसी भी सिचुएशन के लिए है, ठीक है। तो जैसे अगर इसी के लिए कर लेंगे कि यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है और फिर रेज जा रही है, इधर ही इमेज बन रही, पर ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हो सकता है ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हो सकता है ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हो सकता है ये कॉनकेव सरफेस हो सकता है कॉन्वेक्स सरफेस हो। तो अगर हम एक ही केस के लिए साइन कन्वेंशन डाल के लगा देंगे तो फिर आंसर भी एक ही केस के लिए आएगा। हम चाहते हैं जनरल आए, है ना, इसलिए कहीं पे भी साइन कन्वेंशन नहीं यूज किया। जो ये जो फॉर्मूला आया है ये साइन कन्वेंशन के साथ ही आया है कि इसमें आप अननोन चीजें साइन के साथ रखिए, सॉरी नोन चीजें साइन के साथ रखिए, अननोन चीजें साइन के साथ आ जाएंगी। तो वही फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें इस केस के लिए हिसाब से रख देंगे ना तो केवल इसी केस के लिए फॉर्मूला डिराइव होगा। हम नहीं चाहते, हम चाहते जनरल डिराइव हो, इसलिए कहीं पे भी कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाया गया, कोई भी यूनिट नहीं रखी। अच्छा, अब ये देखिए 1/r1 माइनस 1/r2, μ1 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 माइनस μ1, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। μ1 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो 1/v माइनस 1/u, और इसको जब μ1 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा μ2 अपॉन μ1 माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। बच्चों आप सब जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u को 1/f लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिख सकते हैं 1/v माइनस 1/u को 1/f, वो भी हम लोग अभी लेंस पढ़ेंगे तो आगे डिस्कशन करेंगे। कारण उसका ये बच्चों कि अगर आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख देंगे तो इमेज फोकस पे मिलेगी, ठीक है। इस वजह से 1/v माइनस 1/u को f लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये कहलाता है बच्चों लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला। तो 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f रख दिया और ये बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ध्यान रखिएगा बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, -1। तो ध्यान से देखिए एक चीज, जो फोकल लेंथ है लेंस का, वो लेंस किस मटेरियल से बना है उस पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही साथ सराउंडिंग मीडियम क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। आप सेम लेंस को हवा में रखेंगे उसका फोकल लेंथ अलग होगा, सेम लेंस को पानी में रख दीजिए दूसरे मीडियम रख लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। तो लेंस का मटेरियल और सराउंडिंग के दोनों पे डिपेंड करता है। तो μl/s माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्यों बोला जाता होगा बच्चों वैसे इसको लेंस मेकर्स फॉर्मूला? क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अगर आप लेंस बनाना चाहते हैं गिवन फोकल लेंथ का तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इतनी रेडियस रखनी पड़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसी लेंस मेकर जो लेंस बनाते हैं उन वो यही फॉर्मूला यूज करते हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। नोट कर लीजिए बच्चों, और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। डेरिवेशन नहीं याद रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट याद रखिएगा। एक ये रिजल्ट याद रखना 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और एक ये याद रखना 1/f। सर फिजिक्स का सिलेबस कब तक खत्म होगा? सिलेबस खत्म हो जाएगा बेटा आप लोग का 14, 15, 16 अगला आराम से कराइए। हाँ 22 फरवरी तक चलेगा बेटा, 20 फरवरी एटलीस्ट। अगर आप लोग को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जल्दी है तो मैं क्लासेस नहीं सर, आराम से, थोड़ा आराम से कराइए सर। अभी सर अभी हम लोग को पेपर है सर 9 मार्च को है सर, शिफ्ट हो गया है 23 मार्च वाला। 23 फरवरी वाला 9 मार्च को शिफ्ट हो गया है। यस सर। ओके सर वो जरा इंडक्टर पढ़ा देते सर। कौन सा इंडक्टर? सर उसमें EMI में है सर। यस सर, उसमें सर वो डिलीटेड नहीं हुआ है सर। यहाँ पे सर लोग भी बोल रहे हैं, नीचे जो VPD पढ़ते हैं सर वो उसका क्वेश्चन भी आ रहा है सर, टेस्ट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे। चलिए ठीक है। कब है आप लोग का टेस्ट जिसमें वो सिलेबस इंक्लूडेड है?
सर वो वाला तो सर सीधा उसका होगा ना, 9 मार्च को ही होगा सर 9 उसमें जो मार्च को है। बीच में आपका कोई 12th का टेस्ट नहीं है? सर बीच में एक है सर, यहाँ पे एक 9 तारीख को, उसका 16 तारीख को एक AITS है सर। उसमें वहाँ तक आ रहा है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक पूरा। 16 11th तारीख वाले प्लस में? मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये सर 11th प्लस मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स खत्म होके और वेव ऑप्टिक्स के बीच में किसी एक दिन पढ़ लेंगे, ठीक है? सर ये चैप्टर कब तक फिनिश होगा? ये चैप्टर अभी लगेगा आपको अभी तो 2 सर से एक 3 हफ्ते से क्लासेस। ऊपर लगेगा सर। सर हाँ हाँ। तो ये म्यू विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? म्यू एल देखिए, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 है ना, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस का है विद रिस्पेक्ट टू अच्छा सराउंडिंग। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप डिवाइड कर देंगे सराउंडिंग से, तो आपका आ जाएगा वैल्यू। ओके सर। चलिए लिख लिया गया बच्चों, तो कुछ सवाल कर लिया जाए इसी पे फिर। सर सर हो गया। ठीक है, अभी नहीं हुआ सर। लिख लिख। बड़े बच्चों आगे सवाल करें इस पे, लेंस मेकर्स पे। यस सर। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक है, नहीं हुआ सर। जल्दी लिखिए बच्चों। सर वो सेमीकंडक्टर वगैरह जो चैप्टर एंड में, उनमें तो टाइम नहीं लगेगा ना? नहीं नहीं, उनमें टाइम नहीं लगेगा। देखिए आपके जो लास्ट ये एक यही चैप्टर है, थोड़ा सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी वेव ऑप्टिक्स और लास्ट के जो चैप्टर्स है वो आपके समय नहीं लगेंगे। तो मैं बहुत, आप मान लीजिए तो 22 फरवरी, यानी अगला पूरा वीक तो जाएगा आपका, जो सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। 16 फरवरी तक का जो है वो तो पूरा जाएगा ही, और उसके आगे 4 या 3-4 क्लासेस और 5 क्लासेस, तो 22 फरवरी या 23 फरवरी तक हो जाएगा आप लोग का। डन सर। ठीक, आइए अब बच्चों सवाल कर लेते हैं। थोड़ा सा आप लोग को ना अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से लेंस मेकर्स फार्मूला को यूज़ करना है। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ और सॉल्व किया जाएगा बच्चों। देखिए मान लीजिए कुछ लेंस कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसका जो आउटर सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, और इनर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा मान लीजिए 40 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल लेट्स से दे रखा है 2। आपसे पूछ दिया है फोकल लेंथ बता दीजिए इस लेंस का कितना होगा, तो आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अच्छा बाहर बच्चों मैं एयर मान लेता हूँ, ठीक है, और मान लीजिए एयर की जगह कोई बोल दे कि वाटर है, तो क्या चेंजेस आएंगे वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल तो हम लोग एयर मानते हैं, तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। ध्यान से देखिए, सबसे बड़ा गलती वाला पॉइंट, यहाँ तक आप सब बढ़िया से कर लेंगे। ये आता है तो थोड़ा लिख रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए 2 मिनट। कैसे सर डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, रेडियस कब पॉजिटिव लिया जाएगा कब निगेटिव लिया जाएगा। तो देखिए बच्चों आप इंसिडेंस इधर से मान लीजिए, ठीक है, पर सर अगर किसी ने इधर से इंसिडेंस माना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इधर से इंसिडेंस मान लीजिए इधर से इंसिडेंस मान लीजिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मैं इधर से इंसिडेंस मानता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो R है पहला वाला सरफेस ये R1 है और ये दूसरा वाला R2 है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहीं पे गलतियां होती हैं सबसे ज्यादा। ये जो पहला सरफेस है ये वाला सरफेस, इसका सेंटर यहाँ पे होगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो पहली वाली को तो पॉजिटिव लेना चाहिए, तो पहले वाले को आप पॉजिटिव ले लेंगे, तो मैं लिख दूंगा 1/r1, तो 1/r1 माइनस 1/r2, R2 मतलब दूसरा वाला, ठीक है। तो दूसरा वाले के लिए बच्चों थोड़ा सा आप लोग बताइए, फिर प्लस लेना चाहिए माइनस लेना चाहिए, दूसरा वाला सेकंड वाला?
सर प्लस प्लस ही लेना चाहिए। प्लस ही लेना चाहिए, पॉजिटिव रहेगा सर पॉजिटिव में। बिल्कुल, क्योंकि इसका भी देखिए सेंटर इसी साइड आएगा, है ना, फिर ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर की तरफ जाएंगे तो फिर भी ये भी पॉजिटिव आएगा, तो 1/r1 माइनस 1/r2 ये भी पॉजिटिव ले लिया जाएगा। ठीक है, तो 1/f बराबर आ जाएगा 2 माइनस 1 1, और ये बन जाएगा बच्चों 1/20 माइनस 1/40, तो एलसीएम लीजिए 40। ठीक है, 20 2 माइनस 1, तो फोकल लेंथ बच्चों आ जाएगी 40 सेंटीमीटर प्लस। ठीक है, अब अगर इसमें थोड़ा चेंज कर दें, मान लीजिए एक ऐसे मीडियम में रख दिया जाए, ठीक है, अभी तो एयर में रखा, एयर में रखा, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ गई। वैसे मैंने आप लोगों को बताया नहीं बच्चों, लेकिन फोकल लेंथ जिस लेंस की पॉजिटिव आएगी वो डाइवर्जिंग होगा बच्चों या कन्वर्जिंग होगा, क्या लगता है आपको, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा? कन्वर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग होगा, ठीक है। कन्वर्जेंट। हाँ, कन्वर्जिंग लेंस होगा, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा। जब भी किसी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आए, इसका मतलब वो कन्वर्जिंग लेंस है, ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, जिस भी लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगा कन्वर्जिंग, अगर सर फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा तो फिर डाइवर्जिंग होगा, है ना। सर लैग हो गया। सर लैग लैग हो हो गया। गया। हाँ सॉरी 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 सॉरी, अब ठीक है। हाँ ठीक हो गया सर। ठीक है। तो बच्चों ये मैंने आपको बोला था, ये आई होप आप समझ गए होंगे कि फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कन्वर्जिंग होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो डाइवर्जिंग होगा, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए सेम सवाल है, मैं एयर की जगह बच्चों यहां पे रख देता हूं कोई डिफरेंट मीडियम। ठीक है, मीडियम कोई मान लेते हैं एक्स, और इस मीडियम एक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है। ठीक है, तो क्या अंतर आएगा थोड़ा सा देखिए आप लोग। है तो ये कन्वर्जिंग लेंस, अगर आप एयर में रखेंगे तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, लेकिन अगर आप किसी दूसरे मीडियम में रख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 के, तो देखिए क्या अंतर आएगा। 1/f बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, ब्रैकेट के अंदर बच्चों एक बार फिर से लिखेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बाहर से चेंज करेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/20 माइनस 1/40। जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 2/3 माइनस 1, तो ये आ जाएगा -1/3, -1। और इसको जब बच्चों आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेम ऐसा ही 1/40। तो यहाँ पे देखिए बच्चों फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, -120 सेंटीमीटर, यानी लेंस का जो नेचर है बच्चों वो कन्वर्जिंग से अब बदल के डाइवर्जिंग हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है बच्चों, जो लेंस एयर में कन्वर्जिंग था, बस हमने सराउंडिंग मीडियम चेंज किया, लेंस का मटेरियल नहीं चेंज किया, लेंस की रेडियस नहीं चेंज किया, उसका नेचर चेंज हो गया, डाइवर्जिंग। तो कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों यहाँ पे, अगर सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, ठीक है, और वो कन्वर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, सेम लेंस को ऐसे मीडियम में रख दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, जैसे मैंने मीडियम एक्स में रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो वो उसका नेचर बदल के डाइवर्जिंग हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। क्या सर ये डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग भी पॉसिबल है? हाँ, अगर मान लीजिए इस लेंस को मैं कैलकुलेट करता और ये डाइवर्जिंग आता, फिर इसको किसी मीडियम में रख देता जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मटेरियल से ज्यादा है, तो ये डाइवर्जिंग से कन्वर्जिंग हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखिए बच्चों, ऐसा कहना कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस है, ये गलत है। एयर में हो सकता है कन्वर्जिंग रहे, एयर में हमेशा कन्वर्जिंग रहेगा कॉन्वेक्स, लेकिन जैसे अगर आप किसी ऐसे मीडियम में रख देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉन्वेक्स लेंस जिस मटेरियल से बना उससे ज्यादा होगा, तो वही कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस में बदल जाएगा। कॉनकेव लेंस हमेशा एक डाइवर्जिंग लेंस की तरह एक्ट करता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है एयर के लिए। अगर आप किसी मीडियम में रख देंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉनकेव मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो वही डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग लेंस में बदल जाएगा। तो अगर चेंज करते हैं बच्चों आप मीडियम, तो बदल जाएगा लेंस का नेचर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बच्चों, फिर इसी तरह का एक सवाल देता हूं करने के लिए, करिएगा सॉल्व। सर बाकी कल करवा दीजिए। हाँ बस बस आप लोग जाइए। आज आपकी 3 क्लास थी बच्चों या 2 1 थी, कितनी थी क्लासेस आज आपकी? तीन तीन थी, लेकिन एक 3 कैंसिल थी हो सर, गई थी। लेकिन आधी कैंसिल, एक दूसरी suspend वाली हो सर गई आधी थी। कैंसिल हो। अच्छा ओके ओके, तो फिर तो आप लोग अभी मैम आधा को घंटे कुछ और ही पढ़ सकते हैं, क्यों बच्चों? पढ़ा दीजिए है पढ़ा सर? दीजिए पढ़ा दीजिए। सर आप शाम तक पढ़ा दो। आधे घंटे। तो आप लोग वैसे भी एक क्लास तो आप लोगों का कैंसिल हो ही गया है, तो पढ़ ही सकते हैं, क्या है उसमें। कोई नहीं, एक मैराथन ले हाँ लो सर, फुल फिजिक्स सिलेबस तो पढ़ की। लेंगे। आधी तो फिजिक्स मजा आता पढ़ी। है सर, सर, आप फिजिक्स आराम से मजा आता है। सर आप कल तक पढ़ा दो। सर एक मैराथन ले लो फुल सिलेबस की। हो जाए आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट, फिर करते हैं हम लोग। 13 घंटे पढ़ाना। फिजिक्स पढ़ने में सर पता नहीं कब समय निकल जाता है, पता नहीं चलता है।
तुमको नहीं चलता, बाकी लोग तो एकदम घड़ी देख रहे हैं कि यार ये इसमें तो एकदम समय ही नहीं जा रहा है। लेकिन बच्चों हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट फेज में हैं अपने सिलेबस के। बहुत पढ़ाई की है यार। 10 कब शुरू हुआ था बच्चों हम लोग का बैच? मार्च में। 13 मई 3 में 13 मई 13 मई 13 मई को 13 मई को शुरू हुआ था। सर 13 मई को हुआ था। हाँ सर 13 मई को ही हुआ था। रिजल्ट भी 9 आया था महीने उस हो गए, दिन 9 बोर्ड महीने का। 9 महीने सर। सर 9-10 13th ऑफ मई। बहुत पढ़ाई की यार हम लोग। रोज क्लासेस 1.5 घंटे सर, 2 वही। घंटे तो रोज। यस सर। वही तो सर। सर आपने बहुत मजा आ अच्छा गया सर पढ़ाया। फिजिक्स सर कुछ मजा आ होगा गया हमारा सर। तो हम आपको याद करेंगे। कुछ नहीं आपने हुआ तो बहुत याद अच्छा करेंगे, पढ़ाया। या कुछ हो जाएगा तो याद करेंगे। नहीं कुछ होगा सर, दोनों में याद करेंगे। दोनों में याद करेंगे। मजा आया सर। सर दोनों में याद करेंगे सर आपको। सर कुछ लेकिन हो एक गया एक तो बात फिर है, आपसे आप लोग डराएंगे। को ये फिजिक्स में जो यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स मिले हैं, वैसे आप लोग टीचर्स मिस करेंगे, 100% मिस करेंगे। क्योंकि यहाँ की पढ़ाई और जब आप कॉलेज जाएंगे तो बहुत अंतर रहता है। वहाँ तो आपको सीधे मुंह कोई बात कर देगा तो वही बहुत बड़ी बात है। सर हम ही किसी से सीधे मुंह बात कर देंगे वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ ये भी है। तुम लोग थोड़ा सा कोट वोट डाल के, तुम ही लोग पता चला फर्स्ट ईयर में ही जाके गाँव पे जाके कि लाओ दवाई हम ही लिख देते हैं, कहाँ जा रहे हो बाहर। आगे से निकलो। कोई बूढ़ा आदमी की आंख का ऑपरेशन कराने जा रहे, करे आओ हमें सब पढ़ा दिया गया फर्स्ट ईयर में, बैठ गए। तो वो ये सब, हाँ वैसे रोला तो हो ही जाता है तुम लोग का। बताओ इसका आंसर बताओ। सर एक शायरी सुना देना आखिरी में। भाई बिल्कुल क्रिएटिविटी के नाम पे शून्य हूँ भाई मैं। अरे सर सर लेकिन आप गाना अच्छा गाते हो। भाई मैं गाना गूगल पे भी सब नहीं, वो तो मिलता तुम लोग है। इतना बोल सर, देते गूगल हो, पे मैं सब मना मिलता नहीं है। कर पाता। सर, बाकी सर, कोई आप घूम के आए हो ना। क्रिएटिविटी, देखो जब क्रिएटिव होने का इंसान का वो रहता है ना, उस समय पढ़ाई वढ़ाई वो तो रह ही नहीं पाए। सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है। सर गा दो इसी बात पे। सर एक आप गाना रोहित सुना शर्मा दो। की तरह बोल रहे हो। सर मैंने सर, रिकॉर्डेड भी कर सर रखी है आपकी वीडियो। फोकस आ रहा है सर 120। सर आपका वोकल बहुत अच्छा है। सर 120 आ रहा है सर। 120 आ रहा, प्लस का माइनस का? सर माइनस का सर। माइनस का। माइनस का 120। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो 3/2 रखेंगे बच्चों। पहला जो रेडियस है, चूंकि मैं इंसिडेंस इधर से मान लेता हूं, आप कहीं से मानिए बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसिडेंस इधर से मानेंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस रखेंगे क्योंकि इधर होगा, ठीक है। तो माइनस 60 रखेंगे। और दूसरा वाला इनफाइनाइट है तो उसको आप 1/∞ रख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस या प्लस। तो बच्चों देखिए 1/f बराबर जाएगा 3/2 - 1, ये बन जाएगा 1/2, और ये ब्रैकेट में बन जाएगा 0, तो -1/60। बच्चों मैच किया गया आप लोग का फोकल लेंथ -120। यस सर यस सर यस सर। नेचर कैसा रहेगा बच्चों इसका, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग रहेगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। जाइए आप लोग। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू। बाय बाय बेटा, बाय Thank you, sir. थैंक यू। हाँ बोलिए। सर एक शायरी इसमें सुना हेलो। दो सर आपको। बोलिए बोलिए। हेलो सर, इंडक्टरी इसी चैप्टर के बाद करा देना, वो हाँ। बीच में मत कराना। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा सर गाना सुना दो सर। गाना बेटा, मैं बहुत पूरी परिस्थिति मैं बिल्कुल गाना चाहता हूँ, किस दिन गाएंगे लेकिन आज नहीं। मैं बहुत रियाज करके आता हूँ, उसके बाद वो जो आउटपुट देखते हो उतना फालतू का आउटपुट, वो बहुत रियाज करने के बाद है। तो ऐसे तो गा देंगे तो क्या ही होगा। चलिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सर डाउट से पूछना थे 5 मिनट बस। हाँ बोलिए। सर एक क्वेश्चन था डीपीपी का 7 आपके पास है? डीपीपी का क्वेश्चन बोलूं? एक सेकंड ना बेटा, मेरे पास होगी। ये रे ऑप्टिक्स की है? नहीं सर, मैग्नेटिज्म की है। मैग्नेटिज्म की है। बाय सर। बाय बेटा, बाय। बोलिए बेटा सवाल एक बार, मैं देखता हूँ तब तक, अगर होगी मेरे पास तो मैं देख लूंगा। डीपीपी सर 7 आ गया है है ना? वो मेरे को। यस सर। हाँ, सर आ गया है वो मेरे को, लेकिन मैंने उसका दूसरा मेथड किया था, वो बस पूछना है ऐसे क्यों नहीं आ रहा उसका आंसर। अच्छा। क्वेश्चन बोलूं मैं? हाँ बोलिए। Find the magnetic moment of rod length L, charge Q, rotate with angular velocity omega about its end. मैंने इसको ऐसे किया था कि mu is equals to IA और I की जगह पे QF लिख लिया था, फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज, और फ्रीक्वेंसी की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई, और फिर एरिया पाई
एल स्क्वायर करके ऐसे किया था मैंने, तो ऐसे क्यों नहीं कर सकते सर? एक रॉड है और उसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं, किससे रोटेट कर रहे हैं बेटा? ओमेगा एंगुलर स्पीड से। यस सर, यस सर। और लेंथ उसमें एल पूरे है। में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू, है ना? यस सर। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है इसका अबाउट मैग्नेटिक इट्स एंड मोमेंट जब फाइंड रोटेट कर करना रहे है। हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका एक वो होता है मैग्नेटिक मोमेंट इज टू एंगुलर मोमेंटम बराबर आई, मैं भूल गया उसका फॉर्मूला। इसका रेशियो कुछ होता है कांस्टेंट, है ना? क्यू बाई टू एम, सॉरी, हाँ क्यू बाई टू एम होता है। तो इसको ना आप ऐसे कर सकते हैं, एंगुलर क्या निकालना था? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो यस सर, यस सर। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा क्यू बाई टू एम इंटू एल हो जाएगा आई ओमेगा, तो एम एल स्क्वायर बाई थ्री, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, इंटू ओमेगा। तो आप क्या कह रहे थे? मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कह रहे थे? तो मैंने इसमें फॉर्मूला लगाया था म्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू ए, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, और ठीक है। करंट की जगह रख दिया था फ्रीक्वेंसी इंटू चार्ज क्यू इंटू एफ। करंट की जगह रख दिया था क्यू इंटू एफ, और एरिया रख दिया होगा आपने पाई आर स्क्वायर, है ना? हाँ, मतलब पाई एल यस स्क्वायर, सर, राइट? यस सर, यस सर। तो और मैच नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी, होगा, है ना? हाँ सर, मैच नहीं कर रहा था। हाँ, कारण देखिए, तो जैसे सर, ये आई इंटू ए कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सारा का सारा चार्ज है ना, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है? सारा का सारा चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और ये घूम रहा है, मतलब आपका आंसर तब मैच कर जाता कि ये क्यू पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है और फिर इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं, तो पूरा चार्ज यहाँ पे है। अब जो रॉड है ना, वो देखिए, इसमें ये वाला चार्ज अलग घूम रहा है इस छोटे वाले सर्कल में, ये वाला इस छोटे वाले सर्कल में, ये वाला इस छोटे वाले सर्कल में, है ना? तो हर चार्ज के लिए सर्कल अलग अलग है, ठीक है? आपने क्या किया कि आपने पूरा एक ही मान लिया कि पूरा चार्ज यहीं पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर, यस इस वजह से नहीं मैच कर रहा है। सर। एक चीज और पूछनी थी बोलिए। सर। पी क्यू आर लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स हैं एयर में, हम्म और उनके पास करंट्स हैं, एक पी वाले में 2 एम्पियर, क्यू वाले में 4 एम्पियर, आर वाले में 6 एम्पियर, हम्म है ना? और डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स की पूछी है आर पे। ओके, ठीक है। और ये आ गया था। हाँ, ये इसमें ना दो ऑप्शन मुझे सही लग रहे थे, मतलब ऑप्शन बताओ। नहीं नहीं, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या दिया हुआ है? सेम है। हाँ, तीनों वायर में सेम है। ओके ओके, और हमसे तो ये 6 एम्पियर अट्रैक्ट पे करेंगे। नेट पूछा गया है फोर्स, है ना? हाँ, नेट फोर्स कितना होगा? यस सर। ठीक है ठीक है। हाँ, तो आपको क्या इसमें, मतलब क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए? इसमें मतलब मैंने लगाया था कि आर वाले पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, क्योंकि दोनों में सेम करंट जा रही है, तो अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, तो इस पे मान लीजिए जैसे मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये पी इसको आर को खींचेगी अपनी तरफ, ठीक है? हाँ, हाँ सर, तो मैंने इसका ऑप्शन लगाया था टुवर्ड्स लेफ्ट, बट इसमें आंसर में दिया है द सेम एज दैट ऑफ करंट इन क्यू, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन। सेम एज इन करंट इन क्यू। यस सर। अच्छा, डायग्राम कैसे दे रखा है इन्होंने करंट का? ऐसे स्ट्रेट वायर्स दिए हुए हैं सर। हाँ ऐसे दे हाँ, रखे ऐसे हैं, वर्टिकली। यस सर, यस सर। ठीक है। पी क्यू आर। पी क्यू आर, ठीक है। 2 एम्पियर, तो 4 हाँ, एम्पियर, 6 एम्पियर, हाँ, और आर डिस्टेंस है तीनों के बीच में, मतलब तीनों आर के आर बीच ऐसे। में आर है, ठीक है। अब हाँ, सवाल में यस क्या सर। पूछा गया आपसे कि इस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? हाँ, आर पे रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, सही तो है। हाँ, तो सर इसका ऑप्शन लेकिन दस सेम एज दैट ऑफ करंट इन क्यू ये दिया है इसका आंसर, मैंने टुवर्ड्स लेफ्ट ही लगाया था। एज करंट इन क्यू, तो करंट तो क्यू ऊपर की तरफ जा रही है यस सर। इसमें। ये अपने डीपीपी का सवाल है, डीपी का सवाल है कि बेटा? सॉरी सर, मैंने गलत ऑप्शन देख लिया था। सही है, सही है सर, टुवर्ड्स लेफ्ट ही है। हाँ, मैंने लेफ्ट ही होगा। 7th का देख लिया था, सॉरी सर, ओके ओके, आपको टाइम वेस्ट करा दिया मैंने। नो वरीज।